तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीटीआन बायन का इस्तेमाल करता है ट्रैवल करने के लिए। तो फिर एपिसोड की शुरुआत डायरेक्ट जीटीआन से ही होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग रून सिटी आ चुके थे, जो यू रीजन के बगल में ही है। जीटीआन नाइन्थ डिसेपल से कहता है कि देखो, हमें अटेंशन नहीं चाहिए, इसीलिए जाओ और जाकर नए कपड़े ले आओ। तो नाइन्थ डिसेपल भागते हुए जाती है और नए कपड़े ले आती है खुद के और जीटीआन के लिए। जब ये दोनों सिटी के अंदर जा रहे थे तो फिर इन्हें पता चलता है कि कई सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे डीमन स्लेइंग सेक्ट और वगैरह वगैरह। इससे जीटीआन सीरियस हो जाता है कि मामला गंभीर है, थोड़ी सी गलती में भी जीटीआन मारा जा सकता है। फिर ये दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं रूम लेने के लिए, लेकिन मालिक बताता है कि कोई भी रूम नहीं है, इसलिए इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे तब साइड से एक कल्टीवेटर आता है जो डिवाइन को ट्रियलम पे था, और ये अपने लिए 2 डीलक्स रूम बुक करता है, जिसके लिए मालिक तुरंत मान जाता है। नाइन्थ डिसेपल ये वाली बात सुन लेती है और पीछे मुड़ के उससे कहती है, ए अबे तूने तो बोला था कि एक भी रूम नहीं है, अब ये 2 रूम कैसे पैदा हो गए? जिसपे मालिक आगे से बताता है कि ये ऑलमाइटी डिवाइन को ट्रियलम का कल्टीवेटर है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम गरीब लोग पीछे हटो। लेकिन नाइन्थ डिसेपल उस कल्टीवेटर से पूछते हैं कि तुम तो अकेले हो, तो फिर तुमने 2 रूम क्यों बुक किए? तो कल्टीवेटर अपनी कहानी बताता है कि उसने एक रूम अपने दोस्त के लिए बुक किया है जो कि मर चुका है, और वो उसकी लाशों एसेस को अपने साथ लेके चल रहा है, इसलिए उसने अपने दोस्त के खातिर रूम को बुक किया है ताकि उसे ये महसूस ना हो कि वो यहाँ से जा चुका है। नाइन्थ डिसेपल कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें सच में 2 रूम की जरूरत है। लेकिन जीटीआन आगे से कहता है कि मेरे को भी एक रूम चाहिए। मालिक दोबारा कहता है कि गरीब हो, लेकिन जीटीआन नाइन्थ डिसेपल से कहता है कि जलवा दिखाओ। तो नाइन्थ डिसेपल अपनी वहाँ पे कल्टीवेशन को रिलीज करती है, तो उसके कल्टीवेशन की वजह से होटल के जितने भी कास्ट है वो टूट जाते हैं और होटल तहस महस हो जाता है, जिससे मालिक और वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कल्टीवेटर आगे से कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ रूम शेयर कर लेगा, उसे एक रूम की जरूरत नहीं है, जिससे मालिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी जीटीआन कहता है कि काफी नहीं है बचुआ, मेरे को 2 रूम चाहिए। जिसकी एक्सप्लेनेशन जीटीआन देते हुए बताता है कि नाइन्थ डिसेपल कोई बच्ची नहीं है, वो 28 साल की है, 28, इसलिए लड़का और लड़की एक साथ कमरे में नहीं रह सकते हैं, इसलिए नाइन्थ डिसेपल को दूसरे रूम में रहना पड़ेगा। और मालिक को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जिसके बाद जीटीआन वहां से जाते हुए उस कल्टीवेटर से कहता है कि तुम्हारे पास मेल एंड फीमेल दोनों सॉर्ट की जोड़ी है, इन दोनों के बीच में इन्हीं दोनों सॉर्ट को लेकर बातें होती हैं कि दोनों जोड़ी की तरह है, एक छोटी है और एक लंबी है। नाइन्थ डिसेपल उससे पूछते हैं क्या तुम दोनों सॉर्ट का इस्तेमाल करते हो? तो कल्टीवेटर आगे से बताता है कि वो लंबी का इस्तेमाल करता था और उसका भाई छोटी वाली का। तो जीटीआन उससे पूछता है क्या तुम्हारी सॉर्ट सच में काफी ज्यादा धारदार है? तो फिर कल्टीवेटर फूंक मारता है तो उसके बाल यूं ही कट जाते हैं, यानी कि ये सच में धारदार है। और वो शो ऑफ करते हुए कहता है कि देखा मेरी शॉट की धार कितनी ज्यादा है। जीटीआन मन के अंदर सोचता है कि उसके पास इतने ज्यादा मौके नहीं होते हैं कि वो हेवन टायर के वेपन्स का इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो अपने पास नेमलेस शॉट को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि चलो हम लोग ट्राई करते हैं कि मेरी शॉट तुम्हारी शॉट को कोई डैमेज दे पाती है या नहीं। लेकिन कल्टीवेटर इसके लिए मना करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन जीटीआन उसे इग्नोर करते हुए शॉट के ऊपर धड़ से एकदम स्लैश मारता है, लेकिन शॉट को कुछ भी नहीं होता है। इसे जीटीआन मन के अंदर सोचता है कि ये तो पूरी तरीके से यूजलेस है, और वो अपनी शॉट को दोबारा अपने पास रख लेता है। वो कल्टीवेटर आगे से कहता है कि यहाँ पे क्या कोई ऐसा वेपन भी है जो कि शॉट की जोड़ी को तोड़ सके? नाइन्थ डिसेपल जीटीआन के लिए वहाँ पे लड़ने लगता है, तो जीटीआन उसे कहता है बस करो, सांस ले ले मेरे बच्चा, और वो उसको लेकर रूम की तरफ जाने लगता है। इसके बाद अगला सीन कुछ मिनटों के बाद का होता है और हम लोग उस कल्टीवेटर को उसके रूम के अंदर देखते हैं, और तभी उसे शॉट के अंदर से चिटकने की आवाज आती है, और जब वो शॉट को बाहर निकालता है तो वो शॉट टूट चुकी थी। जैसा कि हमें पता है कि नेमलेस वेपन कोई बच्चों वाली चीज नहीं है, जिससे वह कल्टीवेटर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि उसकी कितनी कीमती चीज एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई, और वो शॉट लेके जीटीआन की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी मुलाकात सेकंड डिसेपल से हो जाती है, जो कि उससे बस इतना ही कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, और वो उसकी बॉडी के एकदम से आर पार हो जाता है, जिससे वो कल्टीवेटर भी हैरान कि ये इतनी जल्दी से आर पार कैसे चला गया। जिसके बाद उस कल्टीवेटर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम लोग सेकंड डिसेपल को देखते हैं और उसके पास एक कल्टीवेटर आता है। इन दोनों के बीच में नॉर्मल से ही बात होती है इसी इवेंट को लेके, ग्रैंड सेरेमनी वाली, जहाँ पे ये बंदा सेकंड डिसेपल को बता देता है कि जीटीआन भी यहाँ पे आ चुका है, और ये उससे प्लान के बारे में पूछता है। लेकिन सेकंड डिसेपल इसे कुछ भी नहीं बताता है, जिसके बाद ये यहाँ से उड़ते हुए चला जाता है, और साथ ही में सेकंड डिसेबल भी वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह कुछ ऑफिसर जीटीआन के पास आते हैं, जो कि उसको उस कल्टीवेटर की मौत के बारे में बताते हैं और उससे कुछ तहकीकात करना चाहते थे। जीटीआन जब उस कल्टीवेटर की लाश को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि पक्का किसी हाई कल्टीवेशन वाले बंदे ने ही इसको मारा होगा, तभी यहाँ पे कोई स्ट्रगल या फिर साइन की आवाज ही नहीं आई। और वो उन ऑफिसर से कुछ पूछता है कि क्या इस कल्टीवेटर का कोई राइवल था। ये आगे से पूछता है कि तुम कौन होते हो हमसे सवाल पूछने वाले। तो जीटीआन आगे से वही ड्रैगन टोकन दिखाता है जो कि यैन एम्परर का था। इससे कल्टीवेटर और मालिक दोनों घुटनों पे आ जाते हैं और जीटीआन से माफी मांगने लगते हैं। जीटीआन उन दोनों से इस कल्टीवेटर की पहचान के बारे में पूछता है, तो वो सर्विस वाले आगे से बताते हैं कि ये एक शॉर्ट मास्टर था और इसे जोड़ी
जोड़ी वाली स्वॉर्ड अपने खुद के भाई को मारने के बाद मिली थी। गवर्नमेंट इस कत्ल के मामले में कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई थी। वहीं पे नाइन्थ डिसेबल तेजी के साथ आगे बढ़ती है और मैग्नीफाइंग ग्लास निकाल के चीजों की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और जब वो कर लेती है तो भागते हुए जीटीएन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका कत्ल एकदम सेंटर से यहाँ से हुआ है, मत्थे के बीच से, वो भी एक शॉट के द्वारा। इसे जीटीएन को समझ में आ जाता है कि इस कारनामे के पीछे और कोई नहीं, उसका कमीना सेकंड डिसेबल ही है। ये दोनों दोबारा बड़े आराम से कहीं पे चलते हुए जा रहे थे, तभी नाइन्थ डिसेबल को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो जीटीएन को इसके बारे में बताती है। जीटीएन यही सोचता है कि उसे नाइन्थ डिसेबल की चिंता ही नहीं है, वो अपने कल्टीवेशन के साथ में किसी के साथ भी भिड़ सकती है, भले ही कोई हाई पावर कल्टीवेशन वाला ही क्यों ना हो। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्मोक ग्रेनेड कोई फोड़ता है, जिसके बाद पीछा करने वाला बंदा सामने आता है जो कि जीटीएन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ खरीदना है। लेकिन नाइन्थ डिसेबल गुस्से में थी और वह कुत्ते के ऊपर लात मार के कहती है कि कुछ भी बेचा नहीं जाएगा। ये बंदा जीटीएन से कहता है कि उसकी स्वॉर्ड ने डबल स्वॉर्ड जोड़ी को एकदम आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए वो उस स्वॉर्ड के लिए कोई भी प्राइस देने को राजी है। जीटीएन उसे पूछता है तुम कल भी यहाँ पे थे ना? तो वो बंदा बताता है कि था, लेकिन कोई उस होटल के अंदर था, यानी सेकंड डिसेबल, इसलिए इस बंदे को आ जाके बात करनी पड़ी। जीटीएन उसे पूछता है कि तुम्हें शॉर्ट्स पसंद है ना? तो ये बंदा आगे से कहता है कि मेरी मौत से भी ज्यादा मैं उनके लिए मर सकता हूँ। ये कोई फाइटर वाइटर नहीं है, बस इसे शॉर्ट कलेक्ट करने का चस्का लगा है। अभी आगे से मचलते हुए बताता है कि ये तो उस कल्टिवेटर को मार के उसकी शॉर्ट जोड़ी लेने वाला था, लेकिन इससे पहले ही कोई वहाँ पे पहुंच गया और उसकी शॉर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जीटीएन उसे पूछता है कि उसे मारने वाला कौन था? तो ये आगे से बताता है कि उसे ये तो नहीं पता है कि उसने किसने मारा था, लेकिन वो पर्सन बहुत ज्यादा रिफाइंड था शॉर्ट स्किल्स के मामले में। उनमें से एक एमिली डेमन पवेलियन का सेकंड डिसेबल हो सकता है, जिससे ये बंदा बहुत ज्यादा डरता है। तो नाइन्थ डिसेबल उसे कहते हैं कि फिर तो तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए। इस पे ये बंदा आगे से कहता है कि मुझे क्यों भागना चाहिए, मैंने तुम दोनों को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। तुम भले ही डिवाइन कल्टीवेशन रियलम पे हो, लेकिन इसके बावजूद नॉर्मल से और कुछ भी नहीं हो, और साथ ही में तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा कमजोर है। और जो आखिरी बंदा हो सकता है वो तुम्हारी आंखों के सामने है। जीटीएन उसे पूछता है क्या तुम शॉर्ट एडिक्टेड चेनवेंजी हो? जिस पे ये बंदा आगे से कहता है कि नहीं, चेनवेंजी तो शॉर्ट स्किल से एडिक्टेड है, ना कि शॉर्ट से। मैं बिल्कुल उससे अलग हूँ, मुझे शॉर्ट स्किल्स और शॉर्ट्स दोनों ही पसंद है। और ये बंदा अपना नाम जियान आई जियांग बताता है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि जियांग आई जियान नाम से ही पता चलता है कि ये शॉर्ट्स को मरते दम तक प्यार करेगा। हाँ, बस ये जिंदा रहने का एक टॉक्सिक वे है कि साला खुद की जान दांव पे लगे हो, लेकिन इसके बावजूद जो टॉक्सिक रिलेशन शॉर्ट्स के साथ है वो नहीं हटेगा। दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक लव। इसके जीवन के पास दो ही आसार हैं, पहला शॉर्ट से प्यार करो और दूसरा कैसे भी करके अपनी जिंदगी बचा के बड़े बड़े मुकाबलों से भाग निकलो। ऐसे कॉकरोच होते हैं, कैसे ना तैसे जिंदा रह ही जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये है। जिसके बाद जीटीएन अपने नेमलेस वेपन को बाहर निकालता है तो इसकी आंखों में हवस दिखने लगती है नेमलेस शॉट के लिए। लेकिन जीटीएन उसे कहता है कि अगर मरना नहीं चाहते हो तो इस शॉट के बारे में सोचना बंद कर दो। और तभी वहाँ पे घंटी बजने लगती है, जिससे जीटीएन को समझ में आ जाता है कि ग्रैंड सेरेमनी शुरू हो गई है। लेकिन आइजियन जीटीएन को वहाँ से जाने को मना करता है, ये कहते हुए कि वहाँ पे और भी कई सारे मॉन्स्टर आ सकते हैं और अगर जीटीएन वहाँ पे गलती से मारा जाता है तो वो उसकी बॉडी को खींच के बाहर लाएगा और उसे अच्छे से दफना देगा, जिसके बाद नेमलेस वेपन उसका हो जाएगा। लेकिन तभी नाइन्थ डिसेबल अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करती है और आइजिन के ऊपर धक्का मार के उसे दूर फेंक देती है और उसे कहती है कि तुमने ये खुद ही मांग किया है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मर के कुत्ते नहीं बन जाते हो। लेकिन जीटीएन नाइन्थ डिसेबल को आजिन को मारने से रोक देती है क्योंकि वहाँ पे घंटी बजने लगी थी और ऊपर से जीटीएन को आजिन को मारने का कुछ भी नहीं मिलने वाला था, इसलिए सिर्फ टाइम की वेस्ट ही होगी। जिसके बाद वो वहाँ पे चुटकी बजाता है और बाइन को बुलाता है। इससे ये आजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो एक मास्टर है जिसके पास एक लेजेंडरी माउंट है। आजिन यही सोचता है कि जिन लोगों के पास भी लेजेंडरी माउंट होता है उन्हें एक्सपर्ट समझा जाता है, भले ही इसकी कल्टीवेशन कम है लेकिन इसकी बैकग्राउंड सिंपल नहीं होगी। और ये दोबारा जीटीएन से कहता है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जीटीएन उसे कहता है कि खुद की बुढ़ संभालो, मुझे ज्ञान न दो, मेरे पास खुद के प्लान है। इसके बाद जीटीएन ग्रैंड सेरेमनी के लिए निकल जाता है और आजिन मन के अंदर सोचता है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मरने का किसको शौक है भाई, लेकिन मुझे शायद से जाना भी चाहिए। शॉर्ट का जो मामला है, अगर ये मर जाते हैं तो मैं इनकी बॉडी को दफन कर दूंगा और वो शॉर्ट मेरी हो जाएगी। जीटीएन जब थोड़ा सा पास में पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे ग्रेट टेम्पल ऑफ एम्प्टीनेस भी आया हुआ है, जो कि वहाँ पे अपने स्क्रैप्चर को पढ़ के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन लोगों के ऊपर जोर डाल रहे थे, इसलिए इससे उनकी पावर डाउन हो जाती है। इससे जीटीएन को भी फायदा होगा क्योंकि अब वो यहाँ पे डेडली स्ट्राइक कार्ड का इस्तेमाल लगातार कर सकता है। हालांकि जीटीएन को ये वाली बात समझ में नहीं आती है टेम्पल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस यहाँ पे क्या कर रहा है। वो अक्सर मामलों में दुनिया के जो भी मामले होते हैं उन्हें इग्नोर ही करता है। पता नहीं वो लोग यहाँ पे आके क्या ही बवाल मचा रहे हैं। उसी टाइम में नाइन्थ डिसेबल की नजर डीमन स्लेइंग सेट के ऊपर पड़ती
खुलती है जो कि घोस्ट सेक्ट के साथ ही खड़े हुए थे। यहाँ पे कई सारे सेक्ट थे जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सेरेमनी के दौरान चुपचाप खड़े हुए थे। जीटेन मन के अंदर सोचता है कि अगर मैंने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को बता दिया तो फिर बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा, और वैसे भी मुझे फिफ्थ डिसेबल को लेके यहाँ से निकलना है, तो फिर 3 प्री कार्ड्स और फेटल अटैक कार्ड काफी होंगे। उसी टाइम पे उस टेंपल के अंदर से एक टकला बाहर निकलता है जो कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों से कहता है कि फिफ्थ डिसेबल मेरे को चाहिए। तो राइटियस सेक्ट वाले आगे से कहते हैं कि ये देखो टकला गधा आ गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे चाहे वैसे फिफ्थ डिसेबल को लेके जा सकते हो। वह फिर जीटियन मन के अंदर सोचता है कि ये लोग ऐसा लगता है एकदम सीरियस कन्वर्सेशन पे आ चुके हैं, लेकिन फिफ्थ डिसेबल अभी भी कहीं नहीं देखी गई है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे आजिन दोबारा आता है जो कि जीटियन से कहता है कि चलो भाग चलते हैं। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि ये साला दोबारा आ गया। ऐसा लगता है कि रूमर बिल्कुल ठीक ही है कि ये अपनी जिंदगी से ज्यादा शॉर्ट्स को पसंद करता है और उसके लिए मर भी सकता है। आजिन जीटियन से दोबारा कहता है कि ये जगह उस जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो यहाँ पे साफ दे सकता है कि ये लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, और इनके मुकाबले में जीटियन एकदम शांत और अच्छा बच्चा है, उसे और ज्यादा जीना चाहिए। जीटियन उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ? और नाइन्थ डिसेबल आगे से हंस रही थी क्योंकि इसका नाम पापियों की कतार धारा में टॉप पे है। जीटियन उसे पूछता है कि देखो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, क्या तुम्हें लगता है कि टेंपल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस कुछ कर पाएगा? इस पे आजिन आगे से बताता है कि यहाँ पे जो राइडियस और क्लेरियस सेक्ट के लोग हैं उनके अंडर यहाँ पे नहीं आए हैं, और डिमन सेक्ट यहाँ पे सिर्फ थर्ड सीट को लेता है, इसीलिए वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे टेंपल के खिलाफ में। ऐसे जीटियन को समझ में आ जाता है कि आजिन इन्फॉर्मेशन निकलवाने के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है, और इसीलिए कल्टीवेशन की दुनिया में इतना ज्यादा वो फेमस है। वहीं पे हम लोग ग्रेट टेंपल ऑफ एम्प्टीनेस को देखते हैं, और ये आगे से फिफ्थ डिसेबल को लेने के लिए ये बयान देते हैं कि फिफ्थ डिसेबल ने कई सालों पहले इनके एक एल्डर को मार दिया था, इसलिए ये लोग उसे अपने साथ लेके जाते हैं और बुद्धा के हिसाब से ये उसे सजा देंगे, जिसके बाद वो इंसान के रूप में दोबारा रिकार्नेट होगी। जिसपे सभी राइटर्स कल्टीवेटर आगे से कहते हैं वाह क्या कहानी है, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। वहीं पे डिमन स्लेइंग सेक्ट वाले भी थे जो चुपचाप खड़े हुए थे। जीटियन उन्हें देख के समझ जाता है कि उसने इन लोगों के सेकंड लीडर को मार दिया था, तो ये लोग बेशक फिफ्थ डिसेबल को लेके जाना चाहते हैं और उसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, लेकिन जो बंदा इस बार इनके सेक्ट को रिप्रेजेंटेट कर रहा था जीटियन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वहीं पे टेंपल की तरफ से जो टकलू आया था वो उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे परमिशन लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि बताने के लिए आया हूँ कि फिफ्थ डिसेबल को मैं ही लेके जाऊंगा। तभी ये कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। बाकी राइटियस सेक्ट की तरफ से जो भी कल्टीवेटर थे वो आगे से कहते हैं हाँ हाँ दिखा दो उसे कि हम लोग पीछे नहीं झुकेंगे। आजिन आगे से कहता है कि देखो बलि का बकरा चढ़ गया अपने आप को हलाल करवाने के लिए, और साथ ही में ये भी बताता है कि यहाँ पे टेंपल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस ने जो स्क्रप्चर पढ़े थे उसकी वजह से जो कल्टीवेटर है उन लोगों की पावर 30% से नीचे गिर गई है। जीटियन आगे से कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये लोग लड़ रहे हैं, लड़ने दो इन्हें। नाइन्थ डिसेबल आगे से ताली बजाते हुए कहते हैं कि हाँ लड़ो सालो। वहीं पे वो कल्टीवेटर जैसे ही टकलू के ऊपर अटैक करता है तो टकलू की शील्ड बीच में आ जाती है, जो कि टकलू की गोल्डन बॉडी आर्ट थी, जिससे वो कल्टीवेटर धक्का खा के पीछे जाके गिरता है। टकलू अपनी कल्टीवेशन को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहता है कि इसमें इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? डिमन पॉल्यूएंट का मास्टर जो कि एक बहुत बड़ा विलन है, तुम सभी लोग उसके साथ फाइट करे और आखिर में हारे गए। 10 ग्रेट नासिन डिवाइनेटेड लिबरेशन के रियलम के एक्सपर्ट्स वहां पे मारे गए, यहाँ तक कि हेवनली सॉर्ड सेक्ट का जो मास्टर था वो भी बहुत गंदी मौत मारा गया। तुम लोग सिर्फ उस फिफ्थ डिसेबल को हमारे टेंपल के हवाले करके ही सेफ रह सकते हो। और वो मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे वो बुढ़ा डिमन आ जाता है तो पता नहीं हम में से कौन उसे रोकने के लिए काबिल भी होगा। वो कल्टीवेटर टकलू से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि राइटियस सेक्ट उस बूढ़े डिमन को हैंडल नहीं कर पाएगा और उसका टेंपल हैंडल कर लेगा। इस पे टकलू आगे से बताता है कि उनका टेंपल सेक्युलेशन में काफी टाइम तक कल्टीवेट करते हुए आ रहा था, इसलिए उन लोगों को यकीन है कि वो अपनी कल्टीवेशन के साथ उस बूढ़े डिमन को हैंडल कर सकते हैं। राइटियस कल्टीवेटर आगे से कहते हैं कि हाँ टेंपल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस के पास इस तरीके का बवाल हो सकता है क्योंकि इन लोगों के पास 6 लिफ गोल्डन बुद्धा बॉडी है। क्लैरिटी सेक्ट आगे से कहता है कि अगर वो लोग वादा करते हैं कि वो बूढ़े डिमन के साथ निपटने के लिए मदद करेंगे तो फिर वो लोग फिफ्थ डिसेबल को उनके हवाले करने के लिए राजी हैं। जीटियन मन के अंदर यही सोचता है कि क्लैरिटी सेक्ट और आईटीएस सेक्ट के पास कोई भी ताकत नहीं है मेरे खिलाफ जाने की, इसीलिए वो लोग टेंपल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस का साथ दे रहे हैं। टकलू आगे से कहता है कि अगर वो लोग इस चीज के लिए हाँ कहते हैं तो वो बेशक उनकी मदद करेंगे। उसी टाइम पे डिमन स्लेइंग सेक्ट का लीडर टकलू से कहता है कि मैं यहाँ पे फिफ्थ डिसेबल को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो टकलू उससे कहता है कि हमने पहले ही कह दिया था कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। तो लीडर आगे से अपना मास्क हटाता है और ये डिमन स्लेइंग सेक्ट का थर्ड सीट का लीडर है और इसका नाम डुआन जिंग है, जो कि टकलू से कहता है कि ऐसा है पहली बात तो ये कि ये पहली बार है कि तुम लोग वर्ल्डली अफेयर के बीच में उंगली कर रहे हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उस बुढ़े डिमन को अकेले ही संभाल सकते हो। इसके बाद डुआन जिंग अपने चेलों को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो टकलू दोबारा अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करता है अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। आजिन पीछे मुड़ के जीटियन से
कहता है कि वो यहाँ पे अपनी गोल्डन बॉडी को रिलीज कर रहा है। जीटीएन को पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अपने जन मार्क को रिलीज करेगा तो उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जीटीएन यहाँ पे टकलू के बारे में ही सोचता है कि टकलू सच में मिस्टीरियस कल्टीवेटर है, वो काफी जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज किया है, इसलिए टेंपल के अंदर उसका काफी ज्यादा नाम है। इसके बाद जीटीएन हमें यहाँ पे ये भी बताता है कि फिफ्थ डिसाइपल की एक बार लड़ाई टेंपल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस के साथ हो गई थी, तो फिर उसने उनमें से किसी एक एल्डर को मार दिया था। इसलिए टकलू इस बार यहाँ पे पक्का हेवनली डिवन पवेलियन को अपना एनिमी डिक्लेयर कर दे रहा है। डुआनज़न और टकलू आपस में बहुत सारी फालतू की बातें करते हैं, मैं इन्हें कट करता हूँ, सीधा एक्शन पे आते हैं। डुआनज़न डायरेक्ट टकलू के ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें फिफ्थ डिसाइपल कभी भी नहीं मिलेगी। और टकलू ये देख के हैरान हो जाता है कि डुआनज़न नासेंट सोल रियलम पे है। जिसके बाद वो अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करता है अटैक ब्लॉक करने को। डुआनज़न वहां पे बॉडी के ऊपर इतनी जोरों से अटैक कर रहा था कि उसकी आफ्टर इमेज बनने लगती है, और ये आफ्टर इमेज 1000 के आसपास थी। इसलिए सभी लोग हैरान हो जाते हैं डुआनज़न को इस तरीके से फाइट करता हुआ देख के। आजिन को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता था, तो जीटीएन उसे टेक्निक के बारे में बताता है कि ये दोइस्ट टेक्निक द इनविंसिबिलिटी है। ये टेक्निक असल में दोइस्ट सोसाइटी से निकली थी। फुयो के अंदर फैलने से पहले इसे लॉस्ट आर्ट माना जाता था। वहीं पे डुआनज़न टकलू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं है क्या? तक टकलू आगे से कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर दम है और तुम बेशक डीमन स्लेइंग सेट की तीसरी सीट के लिए हकदार हो, लेकिन अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। जिसके बाद टकलू वहां पे ध्यान मुद्रा की सेइंग वन नेचर का इस्तेमाल करता है। इससे डुआनज़न कुछ टाइम के लिए एक जगह पे जाम हो जाता है, और टकलू इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर ग्रेट वर्जरा पाम का इस्तेमाल करता है। तो फिर डुआनज़न आगे से अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए, और इसकी धर्मा बॉडी के पास 4 गोल्डन लीव्स थी, जिससे वो पाम अटैक वहीं पे रुक जाता है। लेकिन फोर्स की वजह से वो सभी कल्टीवेटर्स दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि एक दरवाजा खुलता है, और उस दरवाजे के अंदर फिफ्थ डिसाइपल थे, जिसे एक लकड़े से बांध के रखा गया हुआ था। जीटीएन की नजर भी फिफ्थ डिसाइपल के ऊपर पड़ जाती है, और उसे पता चलता है कि फिफ्थ डिसाइपल के कल्टीवेशन को सील कर दिया गया है, वो अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। टकलू डुआनज़न से कहता है कि मेरे लिए इतनी ज्यादा चीजें तुम क्यों हार्ड कर रहे हो? तो डुआनज़न उससे कहता है क्या हुआ, फट गई क्या? अभी तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे। तो टकलू आगे से कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं भी अब पूरी तरीके से पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद टकलू पलटी मार के बैठ जाता है, और वो अपनी टेंपल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस से कहता है कि भैया संस्कृत पढ़ना शुरू करो। तो वो लोग आगे से अपने टेंपल से वहां पे अपने हेवनली स्क्रिप्चर्स को पढ़ने लगते हैं, जो कि मंत्र होते हैं। और ये लोग जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जा रहे थे, तो जो भी कल्टीवेटर यहाँ पे थे, इन लोगों के ऊपर संस्कृत हिप्नोसिस का असर पड़ता है। जीटीएन आगे से बताता है संस्कृत हिप्नोसिस बुद्धिस्ट साउंड स्किल्स में से एक है। ये बिल्कुल ट्रैंकुलिन मंत्रा के हिसाब से बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसके दौरान यहाँ पे कॉन्सिनस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ता है कि जो कल्टीवेटर होते हैं उनके कानों से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। और ऊपर से इस मेथड का इस्तेमाल ग्रुप के अंदर किया जाता है, इसलिए जीटीएन को इसे डिफेंड कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और वो सोच ही रहा था कि वो कैसे खुद को यहाँ पे डिफेंड करेगा। लेकिन उसी टाइम पे जीटीएन की जो हेवनली बुक थी, जिसको वो अक्सर पढ़ा करता है, वो अपने आप ही जीटीएन के कानों के अंदर बजने लगती है। यानी कि जो भी वो सेंटेंस पढ़ रहा था, वो उसके कानों के अंदर बजने लगते हैं, जिससे संस्कृत हिप्नोसिस का असर उसके ऊपर नहीं होता है। लेकिन जब वो नाइन्थ डिसाइपल की तरफ देखता है, तो वो बिल्कुल चिल थी, उसके ऊपर संस्कृत हिप्नोसिस का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, जिससे जीटीएन हैरान होता है, ये सोचते हुए कि ये सबसे ज्यादा उत्पात मचाती है, लेकिन इसी के ऊपर कोई असर नहीं है। जिसके बाद वो आजियान की तरफ देखता है, लेकिन आजिन भी वहां से गायब हो चुका था। फिर जीटीएन अपने पास एक कार्ड बाहर निकाल लेता है अटैक वटैक करने के लिए, और चलते हुए टकलू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर थे, उन लोगों के ऊपर संस्कृत हिप्नोसिस का ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा था। ये लोग बौखलाए जा रहे थे। वहीं पे वो लोग जब जीटीएन की तरफ देखते हैं, और वो बिल्कुल भला चंगा था, तो वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम इतने अच्छे से ठीक कैसे हो? वहीं पे एक कल्टीवेटर की तो मुंडी अलग हो जाती है, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल बुढ़े की सेम स्टेज पे हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे यहाँ पे मुंडी अलग हो गई, और ये अभी तक ठीक ठाक कैसे है? जीटीएन भी मन के अंदर यही सोचता है कि वो अभी तक पूरी तरीके से ठीक कैसे है। इसके बाद जीटीएन संस्कृत हिप्नोसिस के लास्ट इफेक्ट पे पहुंच जाता है, तो जीटीएन वहाँ पे हेवनली बुक के लास्ट सेंटेंस को पढ़ने लगता है, जहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। और जीटीएन जैसे जैसे स्टोरी को पढ़ते जा रहा था, तो फिर उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर एग्लेक्सियर फील्ड की तरह एनर्जी फ्लो हो रही है, जो उसके पेट से होते हुए उसकी छाती में जा रही है। अब इससे जीटीएन को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और उसकी मुंडी खुल जाती है। अब इसके बाद हम लोग टकलू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे दोबारा अपनी गोल्डन बॉडी को समन करता है, तो इस बार वहाँ पे डबल गोल्डन बॉडी आती है। डुआनज़न टकलू से कहता है कि तुम इसी चक्कर से इतने ज्यादा शक्तिशाली हो। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चोट डुआनज़न को ही लगती है, और वो दूर जाके गिरता है। टकलू ने डायरेक्ट डुआनज़न की मेरिडियंस के ऊपर अटैक किया था, तो डुआनज़न जल्दी से अपनी मेरिडियंस को दोबारा ठीक करता है और नीचे गिरता है। लेकिन टकलू अभी भी अटैक करना बंद नहीं किया था, जिससे डुआनज़न काफी ज्यादा हैरान होता
है। वहीं पे टकलू और ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए जा रहा था तो जीटियन उससे कहता है कि बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। बुद्धिज्म जान लेने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे कत्लेआम मचाए फिरे हो। क्या टेंपल ऑफ ग्रेट इम्पिटीनेस ने तुम्हें परमिशन दी है या फिर तुम ये खुद से ही करे जा रहे हो? टकलू पीछे मुड़ के जीटियन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम सही सलामत कैसे हो? तो जीटियन उससे कहता है कि सवाल मैं पूछूंगा, जवाब तुम दोगे। टकलू आगे से चिल्लाते हुए जीटियन से कहता है क्या तुम भी यहाँ पे मुझसे पंगा लेने के लिए आए हो? तो जीटियन आगे से उन दोनों कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अभी बताता हूँ। इसके बाद वो इनकेपेबल और डिले स्ट्राइक कार्ड दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है। तो फिर टकलू को समझ में आ जाता है कि वो जीटियन के साथ सस्ते में नहीं निपट सकता है, उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ पे जो अपनी गोल्डन बॉडी थी उन्हें 2 से इकट्ठा करके 8 में बदल देता है। लेकिन उसकी आंखें तो फट जाती हैं जब उसके सामने जीटियन अपनी गोल्डन बॉडी को रिलीज करता है। तो फिर वहाँ पे ग्रेट बुद्धा की गोल्डन बॉडी आती है जो कि 100 फीट लंबी थी और 10 फीट चौड़ी थी। वहीं पे जिस कल्टीवेटर की मुंडी कट गई थी उसकी मुंडी आगे से बोलने लगती है। उसका चेला पूछता है मालिक आप बोल कैसे रहे हो? तो कल्टीवेटर आगे से बताता है ग्रेट बुद्धा की रोशनी की वजह से वो दोबारा जिंदा हो गया। वहीं पे डुआनजिंग भी इस गोल्डन बॉडी को देख के हैरान हो चुका था। वहीं पे टकलू की तो आंखें बाहर आ जाती हैं इतनी बड़ी गोल्डन बॉडी को देख के। और तभी नीचे हम लोग देखते हैं कि जीटियन उसके ऊपर हल्के हाथ से अटैक करता है जो बिल्कुल पिद्दू भर का हाथ था। लेकिन टकलू उसे डॉज करते हुए जीटियन के ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन जीटियन की जो गोल्डन बॉडी थी वो उन सभी अटैक्स को अपने अंदर घेर लेती है। वहीं पे कल्टीवेटर जिसकी मुंडी कट चुकी थी वो आगे से चीजों को नरेट करते हुए कहता है कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा मैच होने वाला है। टकलू अपनी जान बचाते हुए भागेगा, वहीं पे गोल्डन बॉडी उसकी गायब हो चुकी है। उसका साथी पूछता है कि तुम कितनी देर तक जिंदा रहोगे? तो कल्टीवेटर कहता है पता नहीं, लेकिन आखिरी सांस तक चीजों को नरेट करता रहूंगा। वहीं पे हम लोग टकलू को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था तो वो पाम अटैक उसका पीछा करते रहता है। जीटियन आगे से कहता है कि ये डटी स्ट्राइक कार्ड है, तुम चाह के भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। वहीं पे जीटियन को भी समझ में नहीं आता है कि उसने बुद्धिस्ट सेक्ट की टेक्निक को अचानक से कैसे मैनिफेस्ट कर लिया। वहीं पे हम लोग टकलू को देखते हैं जो कि पाम अटैक से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन वो जितनी ज्यादा दूरी और स्पीड बढ़ाते जाता पाम अटैक उतनी ज्यादा तेजी से उसका पीछा करता और उसका साइज भी बढ़ते जाता। हार को ये देख के हैरान हो जाता है कि पाम का साइज बढ़ते हुए ही जा रहा है जितनी तेज तक टकलू भागते हुए जा रहा था। और जब वो पाम अटैक टकलू से टकराता है तब तक वो पाम अटैक का साइज 100 फीट तक हो चुका था। वहीं पे वो पाम अटैक टकलू के साथ साथ उसके सेक्ट के ऊपर भी लगता है, जिसपे कल्टीवेटर आगे से कहता है कि वो पाम अटैक इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि वो टकलू के साथ साथ उसके सेक्ट को भी ले डूबने वाला है। वहीं पे फिफ्थ डिसाइपल को इस शोर की वजह से होश आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि मास्टर आए हैं, लेकिन वो दोबारा बेहोश हो जाती है। वहीं पे वो अटैक टकलू के ऊपर जैसे ही लगता है तो टकलू राख बन जाता है और उसका सेक्ट दूर जाके गिरता है। वहीं पे सेक्ट जैसे ही नीचे गिरता है तो जो चैंटिंग हो रही थी संस्कृत हिप्नोसिस वो खत्म हो जाता है और जो भी कल्टीवेटर वहाँ पे परेशान थे उन्हें शांति मिल जाती है। वहीं पे जो कल्टीवेटर मारा गया था वो भी मर जाता है तो उसका दोस्त कहता है कि तुमने काफी अच्छे से स्टोरी को नरेट किया। वहीं पे जीटियन आगे से कहता है कि ये लड़ाई तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर खत्म हो गई, ना ही ज्यादा लंबी ना ही ज्यादा छोटी। अब उन सभी लोगों की नजरें जीटियन के ऊपर थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है जिसने एक सिंगल स्ट्राइक से ग्रेट टेंपल ऑफ एम्प्टीनेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि जीटियन किसी दूसरे बुद्धिस्ट सेक्ट से होगा क्योंकि उसने यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जीटियन को यहाँ पे कई सारे वर्शिप मेरी पॉइंट भी मिलते हैं क्योंकि ये सभी यहाँ पे जीटियन को वर्शिप कर रहे थे उस संस्कृत हिप्नोसिस से इन्हें आजाद करवाने के लिए। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि अब यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करेगा उन दोनों कार्ड्स की बदौलत, लेकिन सवाल ये है कि ये अटैक करेगा या नहीं। ड्यूजियांग की बात हो रही थी, लेकिन ड्यूजियांग आगे से जीटियन को शुक्रिया कहता है उसकी मदद करने के लिए। वहीं पे बाकी जितने भी सेक्ट थे वो सभी भी जीटियन को शुक्रिया ही कहते हैं और ये सभी जीटियन को यहाँ पे कोई दूसरा बुद्धिस्ट सेक्ट वाला बंदा समझ रहे थे। लेकिन एक बंदा कहता है कि इसके बाल क्यों लंबे हैं, बुद्धिस्ट तो यहाँ पे टकले होते हैं। तो एक कल्टीवेटर जवाब देते हुए कहता है कि ये ट्रेवल करते होंगे इसलिए बाल लंबे हैं। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि अगर इन लोगों ने मुझे गलत समझ ही लिया है तो फिर गलत बन ही जाते हैं। जिसके बाद वो खुद को एक यहाँ पे बुद्धिस्ट की तरह ट्रीट करता है और उन लोगों से कहता है कि जब इस बुद्धिस्ट ने देखा कि यहाँ पे कोई टकलू किसी लोगों को परेशान कर रहा है तो ये खुद को रोक नहीं पाया और अपनी ही जाति के किसी बंदे को मार दिया क्योंकि इसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जिसपे ये सभी कल्टीवेटर जीटियन से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सभी बुद्धिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं थे। वो हम लोगों के ऊपर संस्कृत हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर रहे थे, आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही था, वो मरना डिजर्व करता था। एक कल्टीवेटर जीटियन से पूछता है कि आप किस सेक्ट से हैं, तो जीटियन आगे से कहता है कि गली से गुजर रहा था बस। वहीं पे वो सभी कल्टीवेटर अपने ही जवाब दे रहे थे और अपने ही जवाब को गलत साबित करे दे रहे थे कि जीटियन के बाल लंबे इसलिए हैं क्योंकि वो ट्रैवल करता है, अस्तुरा नहीं मिलता होगा बाल काटने के लिए। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि जल्दी खिसकना पड़ेगा इससे पहले ही कि मेरा भांडा फूट जाए। इसके बाद वो 9th डिसाइपल के बारे में सोचता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो 9th डिसाइपल बड़े आराम से सो रही थी। इसके ऊपर संस्कृत हिप्नोसिस का असर इतना ही हुआ कि इसे नींद आ गई। जीटियन मन के अंदर सोचता है कि देखो तो कैसे पड़े हुए पत्थर के ऊपर कोई कॉमन सेंस ही नहीं है कि कहाँ पे सोना चाहिए
और कहाँ पे नहीं। जिसके बाद वो नाइन्थ डिसेबल को बुलाता है तो वो एक झटके के अंदर उठ जाती है रिफ्लेक्सेस की वजह से। पीछे से कल्टीवेटर कहते हैं लाश उठ गई भागो रे। वहीं पे वो समय कल्टीवेटर आगे से बात करते हुए कहते हैं कि अब बुद्धिस्ट सेक्ट अब से फीमेल डिसेबल्स को भी लेने लगे। जिसपे दूसरा कल्टीवेटर बात काटते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है फालतू की बकवास कर रहे हो, मैंने तो कुछ कल्टीवेटर्स को बंदर को भी डिसेबल के रूप में लेते हुए देखा है। जीटीएन उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है और वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है जाओ और जाके फिफ्थ डिसेबल को ले आओ। तो नाइन्थ डिसेबल उड़ते हुए जाती है और उस कमरे के अंदर घुसती है। वहीं पे वो सभी कल्टीवेटर जीटीएन से कह रहे थे कि वो उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकता है। तो जीटीएन तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखता है तो वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं और वो लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वाटरक्लू ऐसे ही यहाँ पे आके तुम लोगों के ऊपर अटैक कर देगा, कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा ही ना। इस पे ये सभी कल्टीवेटर आगे से कहते हैं कि बात के अंदर तो दम है। इसलिए वो सभी जीटीएन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उसके सपोर्टर्स यहाँ पे आके अटैक करते हैं तो फिर क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो जीटीएन मन के अंदर सोचता है घंटा घोरूंगा आके, अगर मैं यहाँ पे ना होता तो तुम सभी मारे जा चुके होते, इसके बावजूद तुम मुझे फिफ्थ डिसेबल को ले जाने से रोक रहे थे। इसके बाद नाइन्थ डिसेबल वहाँ पे फिफ्थ डिसेबल को ले आ जाती है और जीटीएन उन लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं। लेकिन तब क्लैरिटी सेक्ट के कुछ कल्टीवेटर आगे बढ़ते हैं जो कि जीटीएन से कहते हैं कि ये अनफेयर है और वो जीटीएन से कहते हैं कि फिफ्थ डिसेबल ने यहाँ पे कई सारे बुरे क्राइम किए हैं और अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो वो दोबारा वर्ल्ड के ऊपर क्लैमिटी ला सकती है, इसलिए जीटीएन को दोबारा सोचना चाहिए। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि साले अभी कह रहे थे कि मुझे डिफेंड कर लेना अगर वो लोग अटैक करने के लिए आते हैं, अब ये साले मुझे खुद ही सिखा रहे हैं कि मुझे खुद अपने डिसीजन के ऊपर दोबारा सोचना चाहिए। कितने स्वार्थी हैं साले। और वो पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो आके मुझसे इसे छीन सकता है। तो कुछ कल्टीवेटर्स को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ डीमन स्लेइंग सेक्ट का थर्ड डिसेबल ही हो सकता है जो ये कुछ करेगा। जीटीएन की नजरें भी डोजियान के ऊपर ही थी कि अगर वो कुछ करता है तो फिर उसे यहाँ पे एक और कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन डुवानजिंग खुद ही आगे बढ़ता है जो कि जीटीएन को शुक्रिया कहता है और उससे कहता है कि अगर वो फिफ्थ डिसेबल को लेके जाना चाहता है तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो इसके साथ आगे ही करता है। कुछ कल्टीवेटर आगे से कहते हैं कि यहाँ पे भले ही डीमन स्लेइंग सेक्ट और अटैक सेक्ट के बीच में बवाल होते रहता है, लेकिन वो लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए फिफ्थ डिसेबल की शादी को लेके ताकि वो अपने रिश्तों को ठीक कर सके। यहाँ तक कि डीमन स्लेइंग सेक्ट के सेकंड लीडर को भी एमएलए डीमन पवेलियन के ओल्ड विलन ने ही मारा था, क्या वो लोग ऐसे ही फिफ्थ डिसेबल को जाने देंगे। क्लैरिटी सेक्ट का एक चेला आगे से कहता है क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे जिंजन की मौत कैसे हुई थी। डुवानजिंग आगे से कहता है कि उसने वहाँ पे जाके पवेलियन मास्टर को चैलेंज कर दिया था, इसलिए उसके साथ जो कुछ भी आया वो उसी की गलती थी। जिसपे ये क्लैरिटी सेक्ट का कल्टीवेटर आगे से कहता है क्या तुम पूरे डीमन स्लेइंग सेक्ट की तरफ से बोल रहे हो। वहीं पे इसके जूनियर सिस्टर आगे से सोच रही थी बीरभद्र तो कूल है, लेकिन तभी डुवानजिंग उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी मुंडी खोल के रख देता है, जिससे इनका कोल पुल एक ही सक्के में सूल हो जाता है। और डुवानजिंग उस कल्टीवेटर से कहता है कि यहाँ पे अटैक सेक्ट और डीमन स्लेइंग सेक्ट हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और मैं यहाँ पे उस टकलों की तरह नहीं हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे हवाबाजी कर सकते हो तो फिर तुम्हें घर पे जाके अच्छे से करनी चाहिए, ना कि यहाँ पे। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिससे इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये लोग यहाँ पे डोंकी के साथ बेफालतू में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन डीमन स्लेइंग सेक्ट के सामने इनकी एक भी नहीं चल रही है। इसमें कोई सकता नहीं है कि पूरे यान एम्पायर के साथ साथ पूरा राइसिक सेक्ट इन लोगों से नफरत करता है। वहीं पे डुवानजिंग जीटीएन से कहता है कि तुम यहाँ पे फिफ्थ डिसेबल को लेके जा रहे हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे अनफेयर हो रहा है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि यही बंदा यहाँ पे सबसे पावरफुल है और अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा कार्ड वार्ड इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डुवानजिंग जीटीएन से कहता है कि अगर वो यहाँ पे फिफ्थ डिसेबल को लेके जा रहा है तो फिर डीमन स्लेइंग सेक्ट ऐसा समझेगा कि उन लोगों ने यहाँ पे जिन चैन का बदला ले लिया है। जीटीएन उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, खुद के दाव को पहचान के जल्दी से बो करो और आराम से बैठ जाओ। और जीटीएन के कहने भर से ही डुनजियांग के ऊपर इतना ज्यादा फोर्स पड़ता है कि वो अपने घुटनों पे बैठ भी जाता है। वहीं पे हम लोग कुछ टकलुओं को देखते हैं। अब ये दोनों उसी टेंपल से थे लेकिन जान बच गई थी इनके के नीचे गिरने के बाद, और ये दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे और ये हिलने ही वाले थे कि उसी टाइम पे जीटीएन माउंट को बुलाता है। तो माउंट सीधा इन दोनों के ऊपर ही लैंड करता है और अपने दोनों पंजों से इन्हें दबा के मार देता है। और ये सभी लोग इस माउंट को देख के हैरान हो जाते हैं और इन्होंने सोचा भी नहीं था कि जीटीएन के पास इतना ज्यादा वायलेंट माउंट होगा। और ये सभी लोग जीटीएन के लेजेंडरी माउंट को देख के हैरान ही हो गए थे क्योंकि वो इतनी जल्दी आया और इतनी तेज गायब हो गया कि किसी कुछ पता ही नहीं चला। वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर्स उन टकलों की तरफ देख के कहता है कि हम इन्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, इन्हें जल्दी से ले जाके जेल के अंदर बंद कर दो। लेकिन डुवानजिंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि इन्हें बंद करके तुम तो इनके ऊपर दया दिखा रहे हो। वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो डुवानजिंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि बवासीर को जड़ से ही खत्म कर दो ताकि वो फ्यूचर में दोबारा हो ही ना। और डुवानजिंग इन लोगों के ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है। इधर ये भड़वंजी का भी सोच रहा था क्या मुझे इनके पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये अकेला ही यहाँ पे सबकी पुंगी बजा के चला गया, अगर पीछा करता हूँ कहीं मार तो नहीं देगा। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला कर ही लेता है कि मैं पीछे जाऊंगा और किसी भी कीमत
कीमत पे नेमलेस वेपन लेके रहूंगा। दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक लव। जितना भी दर्द मिले लेकिन छूटेगा नहीं। खैर जब जेटियान होटल पहुंचता है तो फिर उसे पता चलता है कि होटल के हालात कुछ ठीक नहीं है और मालिक उससे कहता है कि अच्छा हुआ कि आप आ गए, थोड़ा और लेट होते तो होटल ही यहाँ पे ना होता। जेटियान उससे पूछता है कि हुआ क्या और वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि कमरे में जाओ इसको लेके। फिर जेटियान मालिक से पूछता है कि तुम्हें कल्प्रिट के बारे में पता चला? तो मालिक आगे से बताता है कि ऑफिसर ने उसे कोई भी जानकारी नहीं दी तो उसे कुछ भी नहीं अंदाजा है कि कौन ये सब कुछ कांड करके जा सकता है। जेटियान अपनी बुद्धि में दौड़ाता है लेकिन उसे घंटा समझ में नहीं आता है कि इस कर्म कांड के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसके बाद जेटियान फिफ्थ डिसेबल से पूछता है और क्या हाल चाल है, कल्टीवेशन गंवाने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? अब इसकी लॉयलिटी सिर्फ 10% की बची थी और ये जेटियान से कहती है कि माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जेटियान उससे कहता है बस जिसको छोड़ा था उसी से माफी मांग रहे हो। और वो उससे पूछता है कि तो किसने तुम्हारी ऐसी हालत की? जिसपे फिफ्थ डिसेबल आगे से बताती है कि उसे बस इतना ही पता है कि वो बंदा क्लैरिटी सेक्टर से था और उसकी कल्टीवेशन जेटियान की कल्टीवेशन के बराबर ही है। जेटियान उन तीनों के नाम सोचता है और उनके बारे में बताता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, जब वो आएंगे तो फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अभी के लिए जेटियान फिफ्थ डिसेबल से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं गद्दारों के साथ हल्के में नहीं निपटता हूँ, तुम्हें तो ये याद ही होगा ना। जिससे फिफ्थ डिसेबल काफी ज्यादा डर जाती है और वो आगे से झूठ कहने लगती है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए मिशन खत्म करने के बाद। इसके बाद मुझे क्लैरिटी सेक्ट वालों ने पकड़ लिया, लेकिन जेटियान उससे कहता है बस झूठ नहीं। जिसपे फिफ्थ डिसेबल और ज्यादा डर जाती है तो वो सब कुछ सच सच बताती है कि वो यहाँ से मून पैलेस गई हुई थी जहाँ पे सिक्स सीनियर सिस्टर उसको हार्म करना चाहती थी लेकिन फिफ्थ डिसेबल कोऑपरेट नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ सच है और वो अपने होम टाउन गई थी लेकिन तुम बाद में डगमगा गई है ना। जिसपे फिफ्थ डिसेबल हाँ कहती है। जेटियान उससे कहता है कि अगर तुमने सोचने के बारे में सोचा ना होता तो फिर तुम्हारी ये हालत ना होती। फिफ्थ डिसेबल आगे से ये भी बता देती है कि ब्लू सन माउंटेन के ऊपर एक अरे फॉर्मेशन थी जिसके बारे में सिक्स सिस्टर ने बताया ही होगा। मैंने उसे जोर बोला था कि मैंने उसे एक्टिवेट कर दिया है। मैं कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ, ऐसा पाप मैं नहीं करूंगी। और वो आगे से कहती है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, अगर मेरे शब्दों में हल्का सा भी झूठ है तो मैं यहीं पे गायब हो जाऊंगी। जेटियान उससे पूछता है तो फिर तुम्हारी कल्टीवेशन को किसने सील किया, कुछ याद वाद है? सॉरी दोस्तों, जेटियान ऊपर वाले में ये पूछना चाहता था कि तुम्हें किसने किडनैप किया था, जिसका जवाब फिफ्थ डिसेबल ने दिया था। अभी जेटियान पूछना चाहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन को किसने सील किया तो फिफ्थ डिसेबल आगे से बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है, उसे बस इतना पता है कि वो बंदा पैलेस से था। जेटियान मन के अंदर सोचता है कि पिछले कई महीनों से जो भी कांड हो रहे हैं साला उनका लेना देना पैलेस के साथ हुई ही है। तुम्हें वो असैसिन याद होगा, वो पैलेस से ही तो था, फूगी। जेटियान फिफ्थ डिसेबल के पास जाता है और उससे कहता है मुंडी उठाओ। तो वो जब मुंडी उठाती है तो जेटियान उसके मत्थे के ऊपर एक फूल का निशान देखता है। जेटियान इसे विचक्राफ्ट कह के बुलाता है। जेटियान हमें विचक्राफ्ट के बारे में काफी सारी जानकारी देता है कि ये काफी टाइम से ही सोसाइटी के अंदर रही है लेकिन इसे बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है और इसको स्टडी करने से तुम्हें बहुत कम ही फायदा होगा दोइस्ट मेथड के मुकाबले में। और आईटीएस लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और जो भी लोग इसे कल्टीवेट करते थे वो समय के साथ साथ ही गायब होते गए। नाइन्थ डिसेबल कहते हैं कि किसने सोचा था कि पहले से कोई एक्सपर्ट होगा जो विचक्राफ्ट को कल्टीवेट करता होगा। फिफ्थ डिसेबल जेटियान से कहते हैं कि मुझे इस रिस्ट्रिक्शन से आजाद करो, लेकिन जैसा कि जेटियान ने कहा था कि वो उतने आसानी के साथ गद्दारों को नहीं छोड़ता है तो वो फिफ्थ डिसेबल को मना कर देता है ये कहते हुए कि मीन टाइम में देखेंगे। जिसके बाद वो नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि अपने भाइयों को यहाँ पे बुला लो और उनसे कह देना कि ये उसे लेके जाएं और बर्फीली गुफा के अंदर डाल दे। नाइन्थ डिसेबल आगे बढ़ती है और वो फिफ्थ सीनियर सिस्टर से कहती है कि मुझे पता था कि तुम सिक्स के तरीके नहीं होगी, लेकिन फिफ्थ कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने गलती कर दी है और अगर मास्टर अगर वहाँ पे आके उसे ना बचाते तो वो अब तक मारी जा चुकी होती। इस पे नाइन्थ सिस्टर उसे बताने लगती है कि कैसे कैसे मास्टर ने वहाँ पे डीमन स्लेइंग सेक्ट, एक्सेस सेक्ट और क्लैरिटी सेक्ट वालों को मारा था। हाँ, बस नाइन्थ डिसेबल अपनी गलती के बारे में नहीं बताती है कि वो पत्थर के ऊपर ही सो गई थी। अब जब जेटियान अपने कमरे की तरफ जा रहा था तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आते हैं जिन्हें ये ऑर्डर मिला था कि उन्हें जेटियान को जनरल की रेसिडेंस लेके जाना है, लेकिन जेटियान उन्हें मना कर देता है ये कहते हुए कि मैं तो बिजी हूँ। जिससे वो गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं कि कोई कैसे जनरल की रैंक को इस तरीके से नजरअंदाज कर सकता है। अब जब जेटियान कमरे के अंदर आता है तो फिर ये यहाँ पे सभी मेरिट्स पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहा था और इसके पास टोटल 4000 आसपास के मेरिट पॉइंट थे। हमें जानकारी नहीं देने वाला कि इसे कहाँ से मिले हैं, बस इतना जान लो कि मेरिट पॉइंट को इकट्ठा कर रहा है कुछ बड़ा खरीदने के लिए। साथ में जेटियान यहाँ पे हेवनली राइटिंग के बारे में बताता है कि इसको पढ़ने से उसे किसी खास टाइप की पावर मिलती है जो परमोरियल की तरह है। अब जेटियान यहाँ पे यही सोचता है कि उसे किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, मेरिट पॉइंट के बलबूते पे या फिर खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ा के। लेकिन जेटियान फैसला खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर ही करता है क्योंकि मेरिट पॉइंट्स को जो टूल होते हैं वो एक्सटर्नल टूल्स हैं, ज्यादा काम में नहीं आएंगे। जिसके बाद अगली सुबह का सीन होता है जहाँ पे गार्ड दोबारा आया था और ये इस बार अपने जनरल को भी लेके आया था जिसका नाम जाओ था। जाओ जेटियान से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, आपके पास टाइम होगा। उसी टाइम में नाइन्थ डिसेबल आती है जो दोबारा कुत्ते के ऊपर लात
मारती है और वो जनरल को मना कर देती है। बेचारा कुत्ता भी कह रहा होगा क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ, हर कोई पीट के जा रहा है। पल यहाँ पे जनरल जाओ का खून चाट रही थी, ये कहते हुए कि तुम कौन हो, कहाँ पे रहते हो और तुम मास्टर से क्यों मिलना चाहते हो। जिस पे ये गार्ड इसे बताता है कि ये जनरल जाओ है, इस सिटी के जनरल। लेकिन नैन फिर भी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये जनरल ली या फिर जंगल वैंग भी होता तो भी मैं इसे अंदर न जा देती। लेकिन उसी टाइम पे जीटीएन कहता है कि उसे अंदर आने दो। इसके बाद जनरल जाओ अंदर जाता है और वो अपना परिचय देता है। जीटीएन उससे कहता है कि फालतू की बकवास छोड़ो, सीधा काम पे आओ। जनरल जाओ यहाँ पे इस टोकन की गाथा गाता है जो जीटीएन इतने समय लेके घूम रहा है, वही ड्रैगन वाला, कि ये एम्परल के पास था, जिसके बाद ये वहां पे गया वगैरह वगैरह। जीटीएन कहता है पॉइंट पे आओ। तो जनरल जाओ सीधा पॉइंट पे आता है और वो कहता है कि हमें ऑर्डर मिला है कि हमें ये टोकन आपसे लेना है। जीटीएन उसे कहता है कि तुम मुझसे टोकन छीनना चाहते हो, जिसपे जाओ आगे से कहता है कि नहीं, उसे पता है कि जीटीएन कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, लेकिन उसे ऑर्डर मिले हैं तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जीटीएन उसे पूछता है किसने दिया है, तो जनरल जाओ आगे से बताता है कि उसे उस बंदे के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो एक एक्सपर्ट है जो पहले से आया है और उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा परफॉर्म्ड है। जीटीएन जाओ से कहता है कि अगर उसे टोकन चाहिए तो उसे खुद कह दो कि वो खुद आके मुझसे मिले। जाओ इसके लिए भी मना कर रहा था, ये कहते हुए कि आपके पास भले ही परफॉर्म्ड लेवल की कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बावजूद किसी हाई रैंकिंग बंदे से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जीटीएन उसे इशारे में कुछ कहता है तो जाओ को सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद जीटीएन नाइन्थ डिसेबल से कहता है कि इन्हें बाहर भगा दो, और जब जाओ नाइन्थ डिसेबल की तरफ देख के मुड़ता है तो ये अपने दांतों को भींच रहे थे और उंगलियां चटका रही थी। जाओ मन के अंदर सोचता है कि इसका ग्रैंडफादर इतना ज्यादा शांत है, पर ये इतनी ज्यादा भड़कीली क्यों है। जाओ वहां से जा ही रहा था कि उसी टाइम पे जीटीएन किसी से पूछता है कि जाओ पिंग कौन है। तो दरवाजे से आईजीएन बाहर निकलता है और वो बताता है कि वो पैलेस से आता है और वो जीटीएन को लव यू कहते हुए कहता है कि हम दोबारा मिल गए। जीटीएन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग सा ही है, ये वहाँ पे संस्कृत हिप्नोसिस से बच चुका, अब इसे पैलेस के बारे में भी पता है और ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे भी आ गया। आईजीएन जनरल जाओ को हाय कहता है और सीधा आके जीटीएन को रिस्पेक्ट देता है। नाइन्थ डिसेबल उससे कहती है बेशरम कहीं का, जिसपे आईजीएन आगे से कहता है कि अगर तुम बेशरम नहीं बनोगे तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। जनरल जाओ आईजीएन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईजीएन उनके अटैक को डॉज कर लेता है और उनसे कहता है कि ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ा जाता है। तो जनरल जाओ उससे पूछता है कि तुमने अभी इस मास्टर को क्या कहा। आईजीएन अपने मन के अंदर सोचता है कि जनरल जाओ बिल्कुल बेवकूफ है, इनसे पंगा लेने का कोई भी फायदा नहीं है, उसे डायरेक्ट मास्टर के साथ ही बात करनी चाहिए। और वो जनरल जाओ से कहता है कि तुम्हें नहीं पता है क्या, यह बंदा एक बुद्धिस्ट मॉन्ग है। जिसके बाद वो जीटीएन से कहता है कि मास्टर अगर आपको कुछ भी चाहिए हो या फिर कुछ भी सवाल हो तो मुझसे पूछिएगा, मुझे सब कुछ पता है। वहीं पे एक गार्ड जनरल जाओ के आगे कुछ बताता है तो जनरल जाओ जीटीएन को भैया एकदम मास्टर ही मान लेता है और अपने घुटने टेक के उसे माफी मांगता है। ये कहते हुए कि उसे तो पता ही नहीं था कि उसने ग्रैंड सेरेमनी के अंदर इतना बड़ा रोल प्ले किया है और सब लोगों की जानें बचा ली। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि साला मेरी नई पहचान बन चुकी है और मुझे पता ही नहीं है। जीटीएन उन दोनों से दोबारा पूछता है कि जाओपिंग सच में पहले से ही है। तो आईजीएन आगे से जनरल जाओ को फंसा देता है इस बात को कंफर्म करवाने के लिए। तो जनरल जाओ इस बात को कंफर्म भी कर देता है, ये कहते हुए कि वो सच में पहले से ही आता है और वो किसी हाई रैंकिंग पर्सन का सबऑर्डिनेट है। जीटीएन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पहले से कोई तो है जो कि हेवनली डिवाइन पवेलियन को यहाँ पे उंगली करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा शक लेडी जेड के ऊपर ही किया जा रहा है जो वेस्टर्न रीजन से हैं, या फिर कोई उसका इस्तेमाल भी कर सकता है हमारे बीच में उंगल करवाने के लिए। लेकिन जो भी हो जीटीएन को यहाँ पे विचक्राफ्ट की वजह से ठहराव रखना पड़ेगा। कुछ भी करने से पहले उसे पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी तो उसे ज्यादा से ज्यादा मेरिट पॉइंट मिलेंगे। जिसके बाद वो आईजीएन से कहता है कि तुम यहाँ पे एस्केप कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो ना, जिसके लिए आईजीएन हाँ कहता है। ये कहते हुए कि आपकी नॉलेज तो अपरंपार है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक गार्ड आता है जो कि जनरल जाओ को बताता है कि हेवनली डिमन पवेलियन से फोर्थ डिसेबल को देखा गया है जो परवेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है बवाल मचाते हुए। तो जनरल जाओ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा जोर से ये मैटर कहने की जरूरत नहीं थी। आईजीएन फोर्थ डिसेबल की बेइज्जती करते हुए कहता है कि जैसा कि उसके बारे में सोचा था, चालाकी तो उसकी रग रग में भरी पड़ी है और हिपोक्रेसी तो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ही है। तो फिर नाइन्थ डिसेबल उससे पूछती है कि तो फिर नाइन्थ विलन के बारे में क्या है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तो आईजीएन शुरुआत में तो उसकी तारीफ करता है, ये कहते हुए कि उसने लास्ट में पवेलियन को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी कल्टीवेशन स्पीड सबसे ज्यादा तेज है। लेकिन दिक्कत की बात ये है, नाइन्थ पूछती है कि हाँ दिक्कत की बात क्या है। तो आईजीएन आगे से बताता है कि उसे असली दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसके अंदर कोई भी कॉमन सेंस नहीं है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे बर्ताव किया जाता है। और मुझे पक्का यकीन है कि वो बड़े होके और भी ज्यादा परेशानी खड़ी करेगी और दुनिया के ऊपर आफत लेके आएगी। फिर जब वो नाइन्थ डिसेबल की तरफ देखता है तो वो उसे गुस्से से घूर रही थी और अपने हाथों की स्लीव्स को ऊपर कर रही थी। लेकिन जीटीएन यहाँ पे फाइट को रुकवा देता है और उनसे कहता है कि बस करो। अब ये लोग यहाँ पे फोर्थ डिसेबल के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड जाओ को आगे बताता है कि उसने कई सारी लड़कियों को किडनैप कर लिया है, जिसपे जनरल जाओ बाहर की तरफ जाने लगता है फोर्थ डिसेबल से निपटने
के लिए। जीटियान को नोटिफिकेशन से पता चलता है कि मिंग ने यानी कि फोर्थ डिसेबल ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है, बल्कि उसने कई सारे लुटेरों को मारा है और उनसे लड़कियों को बचा लिया है। लेकिन बुराई का थप्पा लगा होने की वजह से उसी के ऊपर इल्जाम आया है कि उसने लड़कियों को किडनैप कर लिया है। जनरल जाओ वहां से जाने ही वाला था, लेकिन आईजियान उसे रोक लेता है, ये बताते हुए कि फोर्थ डिसेबल डायरेक्ट इसी सिटी के अंदर आएगा। जनरल जाओ उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो आईजियान इसके एक्सप्लेनेशन देते हुए बताता है कि फिफ्थ सीनियर सिस्टर यहाँ पे ग्रैंड सेरेमनी के दौरान इस्तेमाल की जा रही है, जिसको कोई और लेके गया है, इसीलिए बूढ़े डीमन ने यहाँ पे फोर्थ को भेजा होगा उसे पकड़ने के लिए। और ऊपर से उसने हाल ही में नासेंट डिवाइन टेलीविजन रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया है, तुम उसे कैसे रोकोगे बिना फोर्स के साथ। इसे जनरल जाओ भी हैरान हो जाता है कि साला सारी परेशानियां हमारे मत्थे क्यों आके मर रही हैं। लेकिन आईजियान इसका सॉल्यूशन भी देता है, वो भी जीटियान को सामने लाते हुए ये कहते हुए कि ये बुद्धिस्ट मास्टर यहाँ पे किस लिए है, हम इससे मदद मांग सकते हैं, ये हमारी मदद करेगा फोर्थ डिसेबल को रोकने के लिए। इसे जाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जीटियान से कहता है मास्टर आप मदद करेंगे ना। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि साला मुझे अपनी नकली पर्सनालिटी को बचाने के लिए खुद के ही डिसेबल के साथ फाइट करनी पड़ेगी क्या, जिसने लड़कियों को किडनैप भी नहीं किया है। लेकिन वो मदद करने के लिए मान जाता है और जनरल जाओ से कहता है कि तुम लोग बाहर जाओ। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और सिर्फ आईजियान ही बच चुका था। नाइन्थ डिसेबल उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। जीटियान आईजियान से कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं काफी टाइम से माउंटेन में रहा हूँ, मुझे बाहर की दुनिया की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर तुम मेरे लिए तोता बनने को राजी हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन लाना और देना, तो फिर मैं तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। आईजियान आगे से नौटंकी कर रहा था, तो जीटियान उससे कहता है करेगा या नहीं करेगा। आईजियान मन के अंदर यही सोचता है कि अगर वो यहाँ पे अग्री नहीं करेगा तो फिर वो कभी भी जीटियान से दोबारा मिल नहीं पाएगा। इसलिए वो जीटियान से कहता है कि वो इसके लिए मानता तो है, लेकिन फ्री में काम नहीं करेगा। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि उसके पास चेम्बर के अंदर कई सारी शॉट पड़ी हुई है, वो उनका इस्तेमाल कर लेगा। और वो आईजियान से कहता है तुम्हें शॉट पसंद है ना, तो फिर मैं तुम्हें कई सारी शॉट दूंगा रिवॉर्ड के तौर पे, और वो काफी सारी अच्छी भी होंगी। आईजियान आगे से पूछता है कितनी अच्छी, तो जीटियान उसे कहता है कि वो जोड़ी वाली शॉट देखी थी ना भाई बहनों वाली, उनसे ज्यादा अच्छी होंगी। तो आईजियान इस डील के लिए मान जाता है और वो हाँ कह देता है। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि इसके पास इन्नेट टैलेंट है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का, इस जॉब के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसके बाद जीटियान वहां से बाहर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि मैंने डील के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन ये पूछा है नहीं कि कितने सालों तक करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है जिंदगी भर मैं इनका गुलाम बन के ही रहूंगा, तोता बनूंगा, इन्फॉर्मेशन ला के इनको दूंगा। डिसेबल आगे से कहती है कि ये एक नंबर का बेशरम है, लेकिन जीटियान आगे से कहता है काम का है। इसके बाद नाइन्थ डिसेबल वहां से चले जाती है, तो जीटियान सिस्टम विंडो बाहर निकालता है, तो फिर उससे पता चलता है कि उसके पास कोई भी नया वेपन नहीं आया है, ना ही कोई कल्टीवेशन टेक्निक आई है। जो उसकी कल्टीवेशन लेवल है वो काफी ज्यादा लो है, इसलिए वो कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जीटियान मन के अंदर यही सोचता है कि बूढ़ा डीमन जब अपनी पीक स्टेज पे था तब भी वो अपने डिसेबल्स को एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ा होने के बाद मारा ही गया था। जीटियान को पता चलता है कि जीटियान डाओ इसलिए मरा था क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो गई थी, लेकिन जब तक जीटियान रिवर्सल कार्ड का इस्तेमाल करता है तब तक उसके पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल में प्रॉब्लम यह है कि अगर जीटियान लगातार रिवर्सल कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो क्या वो अपनी माँ का लाल बन जाएगा और आखिर में अपनी मदर के वोम में मारा जाएगा। जीटियान मन के अंदर सोचता है कि ये तो साला सुसाइड कमिट करने के बराबर है, या फिर अगर मैं रिवर्सल कार्ड का इस्तेमाल हर साल करूँ तो फिर सिर्फ मेरी उम्र बढ़ेगी, एज नहीं, तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इंटरनल लाइफ मिल जाएगी। जीटियान कैसा भी लॉजिक लगा ले, लेकिन उसे कुछ भी कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो चुपचाप सो जाता है। इसके बाद अगली सुबह का सीन होता है जहाँ पे जनरल जाओ वापस आ चुका था और वो जीटियान को बताता है कि फोर्थ डिसेबल पहले ही सिटी के अंदर आ चुका है और वो उत्पात मचाने लगा है। जीटियान उसे कहता है कि उसे जो करना है करने दो, वो कोई भी बुरा काम नहीं करेगा। लेकिन जनरल जाओ आगे से कहता है कि हरामीपना उनकी रग रग में है, अगर वो कोई भी बुरा काम न करे तो फिर उनका खाना नहीं पचता है। उसने सिटी के अंदर आते ही 2 सरों को काटा और दरवाजे के ऊपर टांग दिया। वहाँ के सिटीजन्स इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि वो अपने कमरों से बाहर कदम नहीं रख पा रहे हैं। जनरल जाओ इसी तरीके से फोर्थ डिसेबल की बुराई करते रहता है, लेकिन जीटियान आराम से उठता है, ब्रश करता है, कुल्ला उल्ला करता है और तब जाके बाहर जाता है। साइड से फिफ्थ और नाइन्थ डिसेबल भी आ जाते हैं रेडी होके। इसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। खाना बहुत जरूरी है, कुछ भी काम करने से पहले खाना जरूर खाओ। और ये लोग यहाँ पे टोटल 14 बाउल खाते हैं। जनरल जाओ उन लोगों को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि यही है बुद्धिस्ट मॉन्क जिसने ग्रैंड सेरेमनी के अंदर बवाल मचा दिया था और सब लोगों को बचा लिया था। मैं कैसे भी
देखूं, मैं इसे टोकन को वापस नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद वो फिफ्थ डिसाइपल की तरफ देखता है और वो मन के अंदर सोचता है कि जीटीएन ने यहाँ पे फिफ्थ डिसाइपल को कंट्रोल में रखा हुआ है। इसीलिए जनरल जो निश्चिंत हो जाता है कि जब तक जीटीएन उसकी साइड पे है तब तक उसे हेवनली डीमन पवेलियन के किसी भी विलन से डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग खाना वाना खा लेते हैं तो वहाँ से जाने लगते हैं। आईजीएन भी साइड से आ चुका था और वो जनरल जाओ से कहता है कि मेरी टेबल का भी बिल दे देना। रेस्टोरेंट का ओनर आगे से कहता है कि पैसे काफी नहीं है तो जनरल जाओ उससे कहता है डिस्काउंट लगाओ भाई, सरकारी नौकर हैं हम। जिसके बाद वो लोग घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जीटीएन आईजीएन से पूछता है कोई न्यूज। तो आईजीएन आगे से बताता है कि पहले से यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो कि बेस बदल लिए हैं क्योंकि तुमने उनके प्लान को फेल कर दिया था, वही ग्रैंड सेरेमनी वाला। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोचेंगे चाहे वो जितना भी उड़ ले। जिसके ऊपर ये तीनों ही सर हिलाते हैं कि हाँ बात में दम है। इसके बाद आईजीएन जीटीएन को फोर्थ डिसाइपल की कमजोरियों के बारे में बताता है और टेक्निक के बारे में बताता है और वो आखिर में जीटीएन से कहता है कि उसकी टांगे तोड़ दीजिएगा, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करिएगा, हो सके तो 3-4 पाम अटैक भी मार दीजिएगा। जीटीएन उससे कहता है कि तुम्हें हेवनली डीमन पवेलियन के बारे में काफी कुछ पता है। तो आईजीएन आगे से कहता है कि मैं बिल्कुल भी छुपाऊंगा नहीं। जीटीएन डाउ के ऊपर कई सारे एक्सपर्ट्स ने एक साथ अटैक किया था और मैं भी वहाँ पे था। आईजीएन यहाँ पे जीटीएन डाउ के उस पहले वाले बैटल की बात कर रहा था जहाँ पे वो सबसे ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद जीटीएन डाउ की बॉडी के ऊपर वापस आया था ट्रैवल करके। आईजीएन आखिर में यही कहता है कि वो सभी एक्सपर्ट्स एक साथ उसके ऊपर टूट पड़े थे लेकिन इसके बावजूद फाइट वो ड्रॉ हो गई। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि उसे इतना ज्यादा घायल करने के बाद जब वो दोबारा उसके साथ फाइट करे तो वो सभी मारे कैसे गए। जीटीएन उसे पूछता है क्या तुम उससे डरते हो? तो आईजीएन आगे से कहता है कि मुझे उससे सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि एक इंसान इतना ज्यादा डरावना कैसे हो सकता है। इसमें नाइन्थ और फिफ्थ डिसाइपल दोनों अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हैं और आगे से हंसने लगते हैं कि तुम जिससे डर रहे हो वही तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। खैर इसके बाद ये लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे फोर्थ डिसाइपल आया हुआ है। तो ये लोग जैसे ही दरवाजे के ऊपर देखते हैं तो फिर दरवाजे के ऊपर 2 मुंडियां लटकी हुई थी जो कि लुटेरों की थी। जनरल साहब आगे से कहता है कि ये विलन्स यहाँ पे आते ही उत्पात मचाने लगे। जीटीएन उसे कहता भी है कि ये लुटेरों के हेड हैं, तुम्हें इतनी क्यों ज्यादा चिंता हो रही है। लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये किसी भी हालात में फोर्थ डिसाइपल को पकड़ना चाहता था। उसी टाइम वहां पे फोर्थ डिसाइपल आता है जिसका पीछा पहले से ही किया जा रहा था लेकिन वो उनको उंगली करते हुए कहता है कभी छू नहीं पाऊंगा, पिछवाड़े के पात की तरह हूँ, यूं गायब हो जाता हूँ। आईजीएन जैसे ही फोर्थ डिसाइपल को देखता है तो वो खिसकने की कोशिश करता है लेकिन जीटीएन उसे पकड़ लेता है ये कहते हुए कहाँ जा रहे हो किशोर, अभी तो तुम्हें और शोर मचाना है। जनरल जाओ अपनी शॉट को बाहर निकाल लेते हैं फोर्थ डिसाइपल को पकड़ने के लिए लेकिन फोर्थ डिसाइपल अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाता है और वहाँ पे उनके साथ खेलने लगता है। लेकिन हम लोग जनरल जाओ को देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत के साथ उस शॉट को सीधा फोर्थ डिसाइपल की तरफ फेंक देता है जिसके अंदर लाजवाब फोर्स थी। लेकिन फोर्थ डिसाइपल अपने एक हाथ के साथ ही उस शॉट को पकड़ लेता है और जब वो उसे दबाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो उन लोगों से कहता है कि ऐसी बेकार सी टेक्निक मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगी। लेकिन जब उसकी नजर जीटीएन के ऊपर पड़ती है तो वो सट्टा से नीचे आता है और भागते भागते जीटीएन के सामने आके घुटने टेक देता है और अपना मत्था जमीन में पटकने लगता है ग्रीटिंग्स देते हुए। जीटीएन उसे कहता है खड़े हुए बताओ तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ पे क्यों आए थे। वहीं पे जनरल जाओ और आजियान की तो आंखें बाहर आ जाती हैं जीटीएन के बारे में जान के। जनरल जाओ की तो बोलती बंद हो गई थी लेकिन फिफ्थ डिसाइपल उसे कहती है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। वहीं पे आजियान तो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाइन्थ डिसाइपल उसे भी पकड़ लेती है और उसे कहती है कहाँ भाग रहे हो किशोर। फोर्थ डिसाइपल जीटीएन से पूछता है कि हम लोग जनरल जाओ को यहीं पे दफना दे क्या। वहीं पे नाइन्थ डिसाइपल जीटीएन को बताती है कि किशोर भागने की कोशिश कर रहा था। तो किशोर आगे से कहता है कि ये सब कुछ गलतफहमी है, तुम लोगों ने मुझे गलत इंसान समझ लिया है, मुझे पिछवाड़े की बात की तरह समझो, अभी यहाँ से गायब हो जाऊंगा। लेकिन नाइन्थ डिसाइपल उससे कहती है कि कहाँ जा रहे हो किशोर, अभी तो तुम्हें और ज्यादा शोर मचाना है। फोर्थ डिसाइपल पीछे से कहता है कि हम लोग किशोर को भी मार दे क्या और इसकी बोलती बंद कर दे। लेकिन जीटीएन उन लोगों से कहता है कि हम लोगों को ऐसे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है और वो फोर्थ डिसाइपल से पूछता है कि जो लड़कियां उठी थी क्या तुम्ही ने उन्हें उठाया था। लेकिन फोर्थ डिसाइपल अपना सर पटकते हुए बताता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है बल्कि उसने तो उन लड़कियों को बचाया था, उन्हें तो लुटेरो उठा के लेके जा रहे थे, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है और अगर मास्टर को उसके ऊपर यकीन नहीं है तो वो किसी से यहाँ पे पूछताछ करवा सकता है। लेकिन जीटीएन को उसके ऊपर भरोसा था। जिसके बाद वो जनरल जाओ की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है कि हम लोग इस मामले को ऐसे ही रहने देते हैं। तो जनरल जाओ अपने लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ से विथड्रॉ कर रहे हैं लेकिन वो आगे से कहते हैं कि हमने इसे घंटों तक पीछा किया है, इसका ऐसे कैसे जाने दे। फोर्थ डिसाइपल आगे से कहता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बवाल बजा रहे हैं, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। जीटीएन से कहता है कि बस हाँ, हाथों के ऊपर हल्के से थप्पड़ मारना। तो फोर्थ डिसाइपल उनके हाथों के ऊपर थप्पड़ मारने लगता है तो वो लोग उससे कहते हैं मोलेस्टर हो तुम, छेड़खानी का चार्ज लगेगा तुम्हारे ऊपर। वहीं पे आईजीएन वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था लेकिन जीटीएन उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है किशोर इतनी तेज नहीं हो तुम। तो आईजीएन जीटीएन से कहता है कि हम लोग अपना अग्रीमेंट तोड़ सकते हैं। जीटीएन उससे कहता है कि
बिल्कुल नहीं, और क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा भयानक लगता हूँ? तो आईजीएन आगे से कहता है कि नहीं नहीं। जिडेन उसे कहता है कि मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू करता हूँ जो अपने शब्दों के ऊपर बने रहते हैं, और उन लोगों को बहुत ज्यादा नफरत जो अपने शब्दों से पीछे हटते हैं। आईजीएन उससे कहता है लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम कौन हो। जिडेन कहता है तुमने पूछा। इससे आईजीएन को समझ में आ चुका है कि अब वो फंस चुका है। अब वो जिंदगी भर इनका गुलाम बन के रहेगा और इनके लिए तोता बन के डिलीवरी करेगा इन्फॉर्मेशन की। फिर जिडेन पीछे मुड़ता है और फोर्थ डिसाइपल से कहता है कि फिफ्थ डिसाइपल को अपने साथ लेके जाओ और बर्फीली गुफा के अंदर डाल दो। लेकिन नाइन्थ डिसाइपल जीटीएन से कहती है कि फिफ्थ डिसाइपल की कल्टीवेशन सील्ड हो चुकी है, और अगर सही टाइम पे उन्हें वहां पे न पहुंचाया गया तो फिर कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो फिर जीटीएन आगे से चुटकी बजाता है तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे विजार्ड आ जाता है, जिसको देख के आईजीएन मन के अंदर सोचता है महादेव ने दो लेजेंडरी वाउंड पोजेस कर दा सी। मानना पड़ेगा पवेलियन मास्टर सच में अपने नाम पे ही जीता है, दुनिया का सबसे बड़ा विलन जो कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। फोर्थ डिसाइपल जीटीएन से पूछता है क्या वो सच में विजार्ड को राइड कर सकता है। जीटीएन उसे कहता है जाओ जाओ। इसके बाद फिफ्थ और फोर्थ डिसाइपल दोनों विजार्ड के ऊपर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं माउंटेन की तरफ। नाइन्थ डिसाइपल जीटीएन से पूछते हैं कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। तो जीटीएन उसे बताता है कि अभी भी हम लोग कुछ मजे करेंगे। और वो पीछे मुड़ के आईजीएन की तरफ देखता है तो आईजीएन को फोर्सफुली मुस्कुराना पड़ता है। फिर जीटीएन आईजीएन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि कितनी सेम की बात है, कोई पर्सन हमारा पीछा कर रहा है। तो आईजीएन उड़ते हुए जाता है और पूरी एरिया को चेक करके वापस आता है और जीटीएन को बताता है कि कोई तो उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है। जीटीएन उसे कहता है कि नाटक बंद करो किशोर, इतनी ज्यादा नौटंकी ना करा करो। इस पे आईजीएन आगे से चकते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं वो पर्सन हूँ जो यहाँ पे पहले से आया है। जीटीएन उसे कहता है किशोर वो तुम ही हो जो पहले से आया है, नौटंकी बंद कर दो। आईजीएन आगे से कहता है कि मैं कैसे पहले से हो सकता हूँ। तो फिर जीटीएन हमें यहाँ पे लंबी चौड़ी बातें बताता है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आईजीएन ने अभी तक जितनी भी चीजें यहाँ पे हुई है पहले से रिलेटेड उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जाओपिंग के बारे में पता है, लेडी जाओ के बारे में पता है, यहाँ तक कि इसे ग्रैंड सेरेमनी के रूल्स के बारे में भी पता था। और दूसरी बात ये यहाँ पे घोड़ा गाड़ी लेके आया था और इसने ये भी बताया था कि पहले से कुछ लोग आए हैं। जीटीएन ने यहाँ पे अपने फोर्थ और फिफ्थ डिसाइपल को वापस भेज दिया, इसकी आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो गई। लेकिन इसके बावजूद जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। और ऊपर से जीटीएन ने यहाँ पे जितने भी आईजीएन के प्लान थे उन सभी को बर्बाद कर दिया, जिससे आईजीएन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो खुद से ही कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। नाइन्थ डिसाइपल कहती है कि हाँ आप हैं। आईजीएन आगे से सांस छोड़ता है और वो जीटीएन से कहता है कि वो सिर्फ आधा ही सही है। वो भले ही पहले से है लेकिन उसने पैलेस काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था। उसके जैसा पर्सन कभी भी पैलेस वाली जिंदगी नहीं जी सकता है। पैलेस के अंदर कई सारे लोग आपस में ही लड़ते हैं और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ा करते हैं। और वो जीटीएन से पूछता है कि तुम्हें इस बातों के ऊपर यकीन है। जीटीएन मन के अंदर सोचता है कि साले मैं तो इन सभी चीजों के ऊपर बाप हूँ, मुझे क्यों नहीं यकीन होगा। लेकिन जीटीएन उसे कहता है कि मैं तो ये डिसाइड करूंगा। इस पे आईजीएन आगे से बताता है कि हर किसी के उनके खुद के एम्बिशियस होते हैं। मैं बाहरी दुनिया में रहता हूँ और पूरी तरीके से आजाद हूँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो पैलेस के अंदर रहते हैं। हम जब भी आपस में मिलते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जीटीएन को इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है क्योंकि आईजीएन के वर्ड्स सेंस बनाते हैं और ऊपर से उसके कल्टीवेशन के हिसाब से वो पैलेस के प्लान्स के बारे में नहीं जानता होगा जब तक उसे कोई बताए नहीं। आईजीएन कहता है लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, उसके जितने भी दोस्त थे या तो वो पैलेस छोड़ चुके हैं या फिर मारे जा चुके हैं। जीटीएन कहता है कि उनका मुझसे कोई लेने देने नहीं है। आईजीएन कहता है कि देखो पैलेस बाहरी दुनिया से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जीटीएन को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। क्या वो लोग इस एग्रीमेंट को अब तोड़ सकते हैं जो उन्होंने किया था। जीटीएन उसे कहता है कि तुम ट्राई कर सकते हो, वैसे भी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो आईजीएन आगे से कहता है कि अगर सभी को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो फिर मैं सेफ कैसे रहूंगा। जीटीएन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक तुम हेवनली डीमन पवेलियन के खिलाफ काम नहीं करते हो तो फिर मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुम पहले से हो तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि हेवनली डीमन पवेलियन कैसे काम करता है, इसलिए अब से हम एक साथ काम करेंगे। आईजीएन उसे पूछता है कि जो हमने शॉर्ट प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे शॉर्ट दोगे। जीटीएन आगे से कहता है कि दूंगा, काम करोगे। तो फिर आईजीएन आगे से डील के लिए मान जाता है। जीटीएन वहाँ पे बायन को बुलाता है और पीछे मुड़ के आईजीएन से कहता है कि मुझे पैलेस के मामलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये उनके लिए बेहतर होगा कि वो हेवनली डीमन पवेलियन के खिलाफ कुछ भी न करे और ना ही उन्हें अपने फालतू के मामलों के अंदर घसीटे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे आईजीएन काफी ज्यादा डर जाता है और नाइन्थ डिसाइपल उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुमने सुना, अब से हमारे ऑर्डर्स को डिसओबे मत करना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो दोनों बायन के ऊपर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आईजीएन को चैन की सांस मिलती है कि जीटीएन ने उसे पैलेस के मामलों के अंदर नहीं घसीटा, क्योंकि वैसे भी उसके पास हिम्मत नहीं है कि वो कुछ मामलों के बारे में जीटीएन को बताए जो पैलेस से रिलेटेड हैं। वहीं पे हम लोग जीटीएन को देखते हैं और इसकी मेरिट वैल्यू 5000 के आसपास पहुंच चुकी थी और जीटीएन ने यहाँ पे आईजीएन को अपना सबऑर्डिनेट नहीं बनाया था क्योंकि वो कभी भी धोखा दे सकता है। वहीं पे नाइन्थ डिसाइपल जीटीएन से पूछती है क्या वो लोग सच में आईजीएन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो पैलेस के लिए काम करता है और वो उन लोगों का इन्फॉर्मेशन देने वाला तोता क्यों ही बनेगा। जीटीएन आगे से कहता है कि तुम
कुछ ज्यादा ही बात करती हो, इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। और वो मन के अंदर सोचता है कि इसको इस बारे में भी सोचने की बुद्धि मिल गई, ये तो चलो बेहतर है कि ये खेलने के अलावा भी थोड़ा बहुत दिमाग चला लेती है। जिसके बाद हम लोग 7th एंड 8th ब्रदर को देखते हैं जो कि आपस में यहाँ पे बात कर रहे थे ग्रैंड सेरेमनी के बारे में। अब इस बारे में तुम ना ही जानो तो ही बेहतर रहेगा। पिछली ही बातों का रिकैप देते हैं। मेन इवेंट तब शुरू होता है जब 7th ब्रदर का चेला नीचे आता है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और वो 7th को बताता है कि सॉर्ड के नसीड़ी ने सॉर्ड के चर्सी को मार दिया है, यानी चेनविंजी को। साथ ही में वो एक और न्यूज के बारे में बताता है कि डीमन स्लैंग सेक्ट का जो मास्टर था, जो सेक्युलेशन के अंदर था, वो बाहर निकल चुका है। इससे 7th ब्रदर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि उन्होंने कोई कदम वदम बढ़ाया, तो वो बंदा आगे से मना कर देता है। तो वो उसे कहता है जाओ और जाके उनके ऊपर नजर बना के रखो, और वो जैसे ही कोई चाल चले मुझे आके तुरंत बता देना। 7th डिसाइपल आगे से बताता है कि डीमन स्लैंग सेक्ट लगातार अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हुए जा रहा है। कुछ सालों के अंदर ही कई सारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें ज्वाइन किया है, जिससे उनकी स्पीड और ताकत और ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। डीमन स्लैंग सेक्ट अक्सर कई सारे मामलों के बीच में उंगली करता रहता है, लेकिन वो इस कदर से उंगली करते हैं कि किसी को इसके बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए कई सारे न्यूज उनके बारे में आती तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं होती हैं। और डीमन स्लैंग सेक्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से कई सारे सेक्ट्स को इसके ऊपर फर्क पड़ा है, जैसे कि नीदर सेक्ट हो गया। और इसलिए 7th डिसाइपल ने वहां पे एक स्पाई लगाया हुआ है कि जैसे ही कोई वो चाल चले तो फिर ना 7th डिसाइपल को पता चल जाए। 7th डिसाइपल इसी बारे में सोच रहा था कि डीमन स्लैंग सेक्ट का मास्टर, जिसका नाम रन बम्पिंग है, सिर्फ वही सर्कुलेशन के अंदर नहीं गया था, कई सारे कल्टीवेटर गए थे इसी उम्मीद से कि वो सभी ब्रेक थ्रू करेंगे और अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन बम्पिंग को छोड़ के ऐसा कोई कल्टीवेटर नहीं है जिसने ब्रेक थ्रू के कोई भी निशान दिखाए हो। और वैसे इस बात की चिंता थी कि अगर पंपिंग सच में ब्रेक थ्रू कर लिया है तो फिर वो आगे क्या करेगा, क्या वो हेवनली डीमन वो विलन के ऊपर बदला लेगा। जिसके बाद वो 8 की तरफ देखता है तो 8 कुछ सोच रहा था। वो उसे पूछता है तुम क्या सोच रहे हो, जिसपे 8 आगे से बताता है कि वो इस बारे में सोच रहा है कि जो वो सीनियर मॉन्ग था जिसने वहां पे हैंड सील ऑफ ग्रेट वज्रा व्हील को रिवील किया था, क्या वो कोई मिस्टीरियस एलाई है। इस पे 7th आगे से बताता है कि मास्टर कभी भी किसी आलतू फालतू के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो एक नया स्टाफ हो सकता है जो कि मास्टर के लिए काम करता होगा, और मास्टर के लिए इस टाइम पे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और रही बात दूसरे के मामलों की, तो फिर हमें यहाँ पे बस चुपचाप इंतजार करना है जब तक मास्टर की जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। 8 7 से कहता है कि अगर अनदर स्टाफ है वहाँ पे तो फिर हम लोग वापस माउंटेन में लौट क्यों नहीं चलते हैं। तो 7 उसे घूर के देखता है तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग G8 को देखते हैं जो कि अपने सीक्रेट चेंबर के अंदर था। अब ये यहाँ पे अपने मेरिट पॉइंट्स को चेक कर रहा था और उन्हें कैलकुलेट करने के बाद ये अपने लिए एक अवतार खरीद लेता है। जिसके बाद जब ये अपने अवतार को एब्सॉर्ब करता है तो इसकी मेरिडियंस और बाकी सभी चीजें एकदम खुल जाती हैं। और इसे ये भी पता चलता है कि इसका कल्टीवेशन फैक्टर दूसरे वालों के मुकाबले में काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसकी मेरिडियंस और डार्टियन दोनों बहुत ज्यादा लंबे और बिल्कुल परफेक्ट शेप में हैं। बेशक G8 डाओ पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था, तो उसकी मेरिडियंस एंड डार्टियन बिल्कुल परफेक्ट और शेप में होंगी ही ना। हालांकि G8 को यहाँ पे ये भी बात पता चलती है कि वो कल्टीवेट दो तरीकों से कर सकता है। पहला तो वो नॉर्मल तरीके से करेगा जिसमें वो अवतार को खरीदेगा और उनके हिसाब से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कल्टीवेशन को बढ़ाएगा, और दूसरा तरीका है मेंटल कल्टीवेशन, जिसके लिए वो यहाँ पे हेवनली रिटन बुक का इस्तेमाल करेगा। जैसे जैसे वो उसको बढ़ता जाएगा तो फिर इसकी मेंटल कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी जो कि इसके की के अंदर फॉर्म होगी और ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए जाएगा। यहाँ पे काफी ज्यादा लंबा चौड़े तरीके से बताया गया था, लेकिन मैंने शॉर्ट में एकदम हल्का हल्का बता दिया है। इसके बाद अगला सीन बर्फीली गुफा का होता है। जब 5th जूनियर सिस्टर 6 को देखती है तो वो खुद को लकी समझती है कि कम से कम उसकी कल्टीवेशन एबॉलिश्ड नहीं हुई, यानी कि खत्म नहीं हुई, सिर्फ सील्ड हुई है। 4th डिसाइपल उसे कहता है कि तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए कि तुम्हारी हालात 6 जूनियर सिस्टर की तरह नहीं हुई। उसी टाइम पे 6 डिसाइपल को होश आता है तो वो 5th के माथे के ऊपर उस फूल के निशान को देख के समझ जाती है कि ये विच क्राफ्ट है, और वो उन दोनों को बताती है कि विच क्राफ्ट कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा बुरी चीज होती है और ये कल्टीवेटर्स की कल्टीवेशन सील्ड कर देती है। हालांकि कल्टीवेशन एबॉलिश्ड होने के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। और वो आगे से हंसते हुए कहती है कि अब उसके बाद यहाँ पे और कौन आएगा। 5th डिसाइपल भी उससे यही पूछती है कि वो मास्टर के खिलाफ इतना ज्यादा गर्ज क्यों रखती है, इतनी ज्यादा नफरत क्यों। 4th डिसाइपल उससे पूछता है क्या तुम सच में यहाँ पे जिंदगी भर इस गुफा के अंदर बिताने वाली हो। तो 6 आगे से कहती है कि मेरी कंडीशन के हिसाब से तुम मुझे मरा हुआ ही समझो। उसी टाइम पे 4th डिसाइपल को बाहर से एक आवाज आती है तो वो बाहर चला जाता है उन दोनों से कहते हुए कि मैं हर दिन तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। दरअसल जब G8 वहाँ पे पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था तो फिर उसने अपनी पावर को रिलीज किया था जो ब्रेक थ्रू के हिसाब से था। इसलिए 4th डिसाइपल को ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वो भागते हुए एनर्जी फ्लो की तरफ जाने लगता है, ये सोचते हुए कि चाहे जो कुछ भी हो मैं उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगा। जिसके बाद वो पवेलियन के पास पहुंचता है तो फिर वहाँ पे पहले से ही 9th डिसाइपल थी। 4th उससे पूछता है क्या तुमने यहाँ पे किसी बाहरी कल्टीवेटर को देखा। तो 9th आगे से बताती है कि नहीं। 4th डिसाइपल फिर भी आगे जाता है और पूरी एरिया को चेक करके एक झटके में वापस आ जाता है। 9th उससे कहती है कि तुमने अपने कल्टीवेशन को काफी ज्यादा बेहतर कर लिया
किया है। जिसके बाद फोर्थ नाइन्थ डिसेबल से पूछता है कि मास्टर कहाँ पे हैं, तो डिसेबल उसे बताती है कि वो अंदर चेंबर के अंदर इंतजार कर रहे हैं और मास्टर ने बोला है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। फोर्थ उसे चुप होने का इशारा करता है, जिसके बाद वो कमरे के पास जाता है ताका झाकी करने के लिए, और जब वो कमरे के अंदर झांक के देखता है तो फिर उसको जीटियान कल्टीवेट करते हुए दिखाई देता है, जो कि अलग ही नॉलेज प्राप्त कर रहा था। ड्रैगन, कछुआ, उड़ता हुआ फिनिक्स, टाइगर, ये सभी चीजों की नॉलेज जीटियान ले रहा था हेवनली रेटिंग बुक के हिसाब से। इसके बाद जीटियान हमें यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताता है और मैं इसे पूरी तरीके से स्किप करने वाला हूँ। साला एक अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करता है, हर बार तो कार्ड दे मारता है विलन्स के ऊपर, और जब कार्ड्स नहीं होते हैं तब इसके माउंट आ जाते हैं इसे बचाने के लिए, और जब माउंट्स नहीं होते हैं तब इसके डिसेपल आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो कल्टीवेशन के बारे में बताना टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन हम लोग फोर्थ को देखते हैं, जो कि आराम से अंदर ताका झाकी कर रहा था, ये सोचते हुए कि तो मास्टर की मैं प्राइवेसी के अंदर घुस रहा हूँ। तभी इसके ऊपर एक पावरफुल की वेव पड़ती है, जिससे ये उड़ते हुए नीचे गिरने वाला था, लेकिन खुद को फोर्सफुली कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद ये जीटियान से माफी मांगता है कि ये एक झांक वोक नहीं रहा था। वहीं पे कुछ देर बाद वहाँ पे शांति छा जाती है और कुछ ही देर में जीटियान बाहर निकलता है। तो ये फोर्थ डिसेबल एज किसिंग दोबारा शुरू कर देता है जीटियान की कि आप तो महामहिम में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। जीटियान उसे कहता है कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हो मालिक, और क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है तो फिर 3 दिनों तक बर्फीली गुफा के अंदर जाओ और आके रहो। फोर्थ डिसेबल आगे से ना नुकुर कर रहा था, तो जीटियान उससे कहता है क्या तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो। तो फोर्थ डिसेबल खुद को बीडीएसएम स्टाइल में बांधता है और वहां से खिसकते हुए बर्फीली गुफा के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ डिसेबल को बर्फीली गुफा के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ये कंबल लेके लेट गया था, लेकिन ये कंबल फिफ्थ डिसेबल के साथ शेयर नहीं कर रहा था और उससे कहता है माफ कर दो, मैं मदद नहीं करूंगा। इसमें फिफ्थ डिसेबल उससे कहती है कि देखने के लिए आ रहे हो उतना ही काफी है, मैं कुछ भी मदद नहीं मांगूंगी। जिसके बाद वो दोनों सिक्स डिसेबल की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे डर तो सिक्स डिसेबल के लिए लग रहा है, कहीं ये मारी ना जाए। फोर्थ डिसेबल सिक्स डिसेबल के पास जाता है और कहता है कि भले ही कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन ये बर्फीली गुफा काफी नहीं होगी इसकी जान लेने के लिए। लेकिन जब वो सिक्स डिसेबल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सिक्स डिसेबल की स्किन धीरे धीरे करके बिल्कुल व्हाइट जेड की तरह होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी सफेद हो रहे थे। फोर्थ डिसेबल यही सोचता है कि बिना कल्टीवेशन के बॉडी के ऊपर असर पड़ना चाहिए था, लेकिन इस हद तक नहीं कि पूरी बॉडी ही सफेद हो जाए और बाल भी। फिफ्थ डिसेबल पूछती है कि क्या हो रहा है, तो फोर्थ आगे से कहता है कि उसे भी कोई अंदाजा नहीं है। जिसके बाद वो सिक्स डिसेबल की स्किन को छूता है तो फिर उसे पता चलता है कि स्किन बिल्कुल एकदम नरम है, बुढ़ापे के कोई भी आसार नहीं है। इसके बाद वो भागते हुए बाहर चला जाता है जीटियान को इसके बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा वोर्स होते जा रहा है। फोर्थ डिसेबल फीमेल डिसेबल से कहता है कि जल्दी से जाके एक स्ट्रेचर रेडी करो, हमें किसी को लेके जाना है। जिसके बाद हम लोग जीटियान को देखते हैं और नाइन्थ डिसेबल को भी, और ये दोनों यहाँ पे बैठ के तरबूज पील रहे थे। उसी टाइम पे फोर्थ डिसेबल वहाँ पे आता है, जो कि तरबूज के ऊपर सर दे मारता है और जीटियान को बताता है कि सिक्स डिसेबल की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार होती जा रही है। फोर्थ डिसेबल सोचता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जीटियान यहाँ पे सिक्स जूनियर डिसेबल के साथ क्या करना चाहता है, या वो उसे सच में टॉर्चर करके उसकी जिंदगी बदतर बनाना चाहता है, या फिर वो बस उसे ऐसे ही पनिशमेंट दे रहा है ताकि वो अपनी गलती का पछतावा कर सके। इसलिए फोर्थ डिसेबल यहाँ पे बस इतना ही बताता है कि उसकी कंडीशन खराब होती जा रही है। जीटियान फोर्थ डिसेबल से पूछता है क्या उसे अपनी गलतियों का पछतावा है। फोर्थ डिसेबल को पता था कि वो जितनी भी बार सिक्स जूनियर डिसेबल को चेक करने के लिए गया है, उसने कभी भी अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं किया। वहीं जीटियान को अभी भी कोई अंदाजा नहीं लगा था कि सिक्स जूनियर डिसेबल उससे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है। लेकिन इसके बावजूद वो फोर्थ से कहता है कि मेरे साथ चलो। जिसके बाद अगला सीन बर्फीली गुफा का होता है, जहाँ पे सभी फीमेल डिसेबल स्ट्रेचर लेके आ गई थी। इसके बाद जीटियान बर्फीली गुफा के अंदर जाता है तो फिफ्थ डिसेबल उसे ग्रीटिंग्स देती है। वहीं जीटियान जब सिक्स डिसेबल की तरफ देखता है तो फिर उसे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि जब वो पहली बार सिक्स जूनियर डिसेबल से मिला था तब उसे पता चल चुका था कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं। हालांकि जब वो सिस्टम में सिक्स जूनियर डिसेबल का स्टेटस देखता है तो फिर उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि वो थी सिक्स जूनियर डिसेबल की रेस, जो कि व्हाइट ट्राइब की थी। व्हाइट ट्राइब की जो रेस होती है उनकी स्किन व्हाइट होती है, बाल भी व्हाइट होते हैं और वो लोग भी जेड की तरह व्हाइट होते हैं, जिससे वो लोग व्हाइट ट्राइब नेशन को रिप्रेजेंटेट करते हैं। डिटरमेंट के अंदर यह सोचता है कि उसे सिक्स डिसेबल की रेस के बारे में तो पता था, लेकिन और कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने सिक्स डिसेबल को बर्फीली गुफा के अंदर रखा था ताकि वो और भी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। जिसके बाद वो पीछे मुड़ता है और बाकी डिसेबल से कहता है कि चिंता ना करो, वो मरेगी नहीं, इसे साउथ पवेलियन के अंदर लेके जाओ, मैं ऐसे कुछ सवाल पूछूंगा। जिसके बाद वो लोग डिसेबल को उठाते हैं और उसे साउथ पवेलियन के लिए लेके जाने लगते हैं। और फिर डिसेबल जीटियान से कहती है क्या उसे रेस्ट्रिक्शन से आजादी मिलेगी। जीटियान उसे बताता है कि रेस्ट्रिक्शन तुम्हारी कल्टीवेशन को ही नहीं सील करता है, बल्कि तुम्हारे ठिकाने के बारे में भी बताता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस रेस्ट्रिक्शन को हटा भी सकता हूँ। इस पे फिफ्थ कहती है कि उसे नहीं पता है। जीटियान उसे कहता है तो फिर अपने कर्मों के बारे में सोचो कि तुमने क्या क्या गलत किया है, जिसके बाद इस विच क्राफ्ट के बारे में हम सोचेंगे। और वो मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी लॉयल्टी अभी भी 30% है, और ऊपर से ये पहली बार होगा जब मैं किसी विच क्राफ्ट से
निपटूंगा। पता नहीं मैं इसे अंडू कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मारना तो आसान रहता है लेकिन ऐसी चीजें करना काफी ज्यादा टफ रहता है। अभी के लिए हम लोग फिफ्थ डिसेबल को बर्फीली गुफा के अंदर ही रहने देते हैं, वही बेहतर रहेगा। हालांकि तभी वो खाई से गिरने वाला था लेकिन डिसेबल उसे खींच के बचा लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।